आपको इंजीनियर बनना है तो आपको आईआईटी में जाना पड़ेगा, या जो कि मेरा नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि अरे यार, मतलब मैं तो डिजर्व करती थी। सिर्फ मैं नहीं डिजर्व करती थी, बहुत बच्चे डिजर्व करते हैं। जो फर्स्ट पीक था वो था कल्चरल शॉक का, क्या कि हर स्टूडेंट को होगा जो भी किसी और कंट्री से आ रहा है। इतने सारे तरीके के लोग हैं, इतने सारे तरीके से उन्होंने अपनी अपनी पढ़ाई करी है, तो सबके अलग अलग तरीके हैं। तो जब आप एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो मैंने पूछा ही नहीं। ये भी तो एक क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन था उसका आंसर ढूंढने में मैं बैठी हुई थी, लेकिन सब लोग नए क्वेश्चन बना रहे थे। नहीं, तुमको सब कुछ नहीं आता है ऐसा मत समझो, सीखो। सारे पीएचडी स्टूडेंट है, मतलब जो भी आइडिया लेके आते हैं उन पे सच में काम होता है आगे, या फिर वो सिर्फ उनका ही आइडिया बन के रह जाता है? उस पे काम होता है। ट्रांसफॉर्मर्स का भी रिसर्च लैब में ही बना है। तो जब रिसर्च लैब में या यूनिवर्सिटी रिसर्च में कोई काम हो रहा है तो बहुत बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे होता है। और जब वही चीज इंडस्ट्री में जाती है तो वही चीज अप्लाई की रियल लाइफ में। तो जो ट्रांसफॉर्मर्स जो रिसर्च पेपर था वो बदल गया चैट जीपीटी। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो यहीं बन रहे हैं, वो या तो यूनिवर्सिटी की रिसर्च लैब्स में बन रहे हैं या फिर इंडस्ट्री की रिसर्च लैब्स में बन रहे हैं। तो पीएचडी में यू आर अ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन लोगों को एक्चुअल में पीएचडी करना चाहिए कि नहीं? अगर रिसर्च करनी है और कुछ ऐसा निकालना है कि जो आगे जाके बाकी लोग के काम आ सकता है या फिर जिसका कोई बेस बन सकता है, तभी आओ। क्योंकि इट्स नॉट एन इजी टास्क। पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, पता नहीं है कितने साल और लग जाएंगे, पता नहीं है कि फैमिली से कब मिल पाएंगे, कुछ नहीं पता है, एकदम अनसर्टेनिटी है। रेजिलियंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, मत आओ। AI is a new god, यानी कि उनका जो कॉन्शियसनेस है वो हम उसे डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये ओवर पावर करेगा कि, या फिर उसके पास इतनी पावर है नहीं जितना हम लोग ने बना के रखा है? Hi Ankita, welcome to This is Imperative podcast. हेलो रश्मि, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि आप मेरे स्कूल के फ्रेंड हैं। लाइक हम फर्स्ट टाइम मिले थे आई थिंक 9th क्लास में। 9th क्लास में हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तुम बैठी हुई थी। बहुत वियर्ड है कि तुम्हारे सामने ऐसे मैं फॉर्मली पॉडकास्ट के लिए बैठी हूँ बिकॉज लाइक हाउ वी वर इन स्कूल एंड कॉलेज वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो ऐसे फॉर्मली बात करना अभी भी मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। 9th में आई गेस क्या हुआ था कि टिल 8th आई वाज इन सेक्शन A, और 9th में सडनली हम सब सारे स्टूडेंट्स का सेक्शन चेंज कर दिया गया एंड ऐसे मतलब जो ग्रुप था वो अलग हो गया, सब इधर उधर सेक्शन में चले गए। एंड 9th में आई रिमेम्बर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, यू वर लाइक काइंड ऑफ लाफिंग मैनिएकली, पता नहीं किस चीज की वजह से। एंड वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। साथ में ही बैठने लगे, साथ में बात करने लगे, हर चीज साथ में करने लगे, एज बहुत टाइम से जानते हैं, एकदम केजी से साथ में। बल्कि तुम नहीं आई, वी क्लिक वेरी बहुत ही जल्दी, लाइक इंस्टेंट कनेक्शन बन गया था। हम लोग कुछ तो बकवास करते थे, बात करते, और 9th क्लास में तो हम लोग पूरे टाइम हंसते थे, पता नहीं किस बात को हंसते थे, लेकिन हर बात पे हंसते किसी टीचर पे हंसते थे, कभी किसी बगल वाले स्टूडेंट पे हंसते थे। तो आई थिंक याद आ गया होगा, मतलब इतना हंसते थे कि रोकना मुश्किल हो जाता था। मतलब दोनों हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। हम लोग कभी कभी पीछे बैठते थे, बैक बेंचेस बन के, क्लास है और हंस रहे हैं, हम लोग पूरी फोकस्ड है और हम पीछे हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों अभी याद नहीं है कि क्यों हंस रहे थे, बट जस्ट लाइक इट वाज वेरी गुड सीरियसली। एंड देन लकीली हम लोग कॉलेज में भी साथ में थे, तो स्कूल कॉलेज लाइक साथ में थे। ओके अंकिता, तो सबसे पहले तो आप ये मुझे बता दो कि अभी आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू डूइंग राइट नाउ, एंड कहाँ हुआ? ओके, तो अभी आई रिसेंटली ज्वाइन, इट्स बीन अबाउट ओवर अ मंथ। I recently joined Princeton University as lead data scientist. And if for people who don't know Princeton University, like it's a very prestigious university in America. It's one of the Ivy Leagues. And I'm working on agent-based model, where we do large-scale simulations to understand how social policies and how interventions can affect the
basically affect the population in urban environment. And just before this, I was working with AT&T, which is an American telecommunication company. And I was working as a data scientist there in the fraud detection department, where we were trying to identify patterns, which ultimately leads to, devices or loss of revenue for AT&T. And we were also not just working on the hypothesis that these are the patterns, but also we were preparing packages to back the hypothesis कि ये pattern है fraud का, and these are the incidents that back this hypothesis कि if this happens, then it can lead to some kind of fraud. तो उसके पहले I was working in a startup. I did my PhD in Florida State University, which is in Florida, USA, and उसके पहले मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में थी, उसके पहले मैं तुम्हारे साथ स्कूल में थी. लेट्स गो बैक टू स्कूल लाइफ कि आप स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे. स्कूल लाइफ वाज रियली ग्रेट. मतलब स्कूल में ऐसा था कि जिस दिन स्कूल नहीं जाना, एक दिन बीच में संडे आ जाता था, तो उस दिन लगता था अरे यार संडे आ गया. इट वाज ग्रेट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक पढ़ाई, इट वाज आल्सो इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई गॉट. तो वो पूरा स्कूल लाइफ, आई थिंक आई वाज डिसेंट स्टूडेंट, मतलब ठीक ठाक अच्छे मार्क्स आ जाते थे. बट उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत होता था, मतलब पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी बहुत कर. तो उस टाइम मुझे याद है 9th और 10th में स्पेशल मैथ्स में बहुत फोकस रहता था हम लोग का. मैं तुम्हारे साथ ही बैठ के सारे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करती थी मैथ्स के. हम लोग बहुत ज्यादा ग्रुप स्टडी करते थे. एंड जब 10th में बोर्ड की बारी आई तो वी वर सो चिल अबाउट इट, क्योंकि हम लोग वो बोर्ड सेंटर में बाहर जाके बस हंस रहे हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज वी वर सो श्योर कि हमने अच्छे से पढ़ाई करी है. एंड पढ़ाई नॉट अ बर्डन, बिकॉज एज अ ग्रुप वी स्टडीड एंड एज अ ग्रुप वी न्यू कि हमें सब आता है. एंड इट काइंड ऑफ लाइक रिजल्ट्स में दिख गया था कि ठीक है अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो सब बहुत सही था. डिसेंट, आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट. लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई स्कूल आई गेस आई ऑल्सो बिकेम अ लिटिल एम्बिशियस कि यार मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है, क्योंकि मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ. ऐसे करके मेरे दिमाग में था, एम्बिशियस थी मैं. तो लेकिन सबका होता है कि अगर अच्छे स्टूडेंट हो, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया हुआ है, तो आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको आईआईटी में जाना पड़ेगा या फिर आपको बहुत ही टियर 1 कॉलेज में जाना पड़ेगा, जो कि मेरा नहीं हुआ. तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि अरे यार, मतलब मैं तो डिजर्व करती थी, मैं ना था. सिर्फ मैं नहीं डिजर्व करती थी, बहुत बच्चे डिजर्व करते हैं, बहुत बच्चे अपने स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं. तो लेकिन उस टाइम पे एक सेटबैक होता है कि अरे जो हमने सोचा था वो हुआ नहीं, वो सेटबैक आया. और फाइनली मैंने मतलब ठीक ठीक कॉलेज में एडमिशन लिया. मतलब आई ऑल्सो गॉट स्कॉलरशिप. वो कॉलेज में मेरा मतलब फर्स्ट रैंक था उस डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में. आई ऑल्सो गॉट स्कॉलरशिप. लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में हमेशा से था कि नहीं यार, यहाँ पे नहीं आना था मेरे को, मतलब नेशनल लेवल के किसी और कॉलेज में जाना था या ये वो. लेकिन वहां पे जो 4 साल मेरे फ्रस्ट्रेशन में गए, उसके बाद ठीक है, जो भी मैंने जॉब करी, फिर पीएचडी करी, अभी मैं ये बोलूंगी कि वो सब जो फ्रस्ट्रेशन था वो नहीं होता था. द रीजन बीइंग, मैं जब भी आप जहाँ पे भी हो वहां पे अपना पूरा एफर्ट डालो ना, 100% एफर्ट डालो, या जितना भी डाल सकते हो, जितना कैपेबिलिटी है, तो वो फाइनली आपके फेवर में वर्क करता है. अगर वो टॉप टियर कॉलेज में नहीं हो, लेकिन भी हो वहां पे आप अच्छे से पढ़ाई करो, या फिर अच्छे से जो फाइनल गोल है आपका उसके लिए वर्क करो, तो अल्टीमेटली आपको वो चीजें मिल जाती हैं जो आप डिजर्व करते थे. ऐसा होता था क्योंकि आपने वर्क किया. तो मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहती हूँ कि जो जिनके दिमाग में ये टॉप टियर कॉलेजेस हैं एंड समहाउ उनको नहीं मिलता है, क्योंकि इट्स लाइक 0.02% किसी आईआईटी का एडमिटेंस रेट है, नहीं हो पाएगा सबका. तो फिर वो बहुत मतलब मायूस हो जाते हैं कि यार नहीं हुआ. लेकिन मैंने जहाँ पीएचडी करी, मेरे साथ आईआईटी के ही बच्चे पढ़ रहे थे. तो इवन दो आई वाज नॉट इन अ टॉप टियर कॉलेज, आई वर्कड हार्ड, आई डिड ऑल, मैंने अपना जितना हो सकता था उतना पूरा दिया.
आई वॉज इन अ प्लेस जहाँ पे मैं उनके साथ काम कर रही थी, एंड नाउ आई एम वर्किंग इन अ आईवी लीग यूनिवर्सिटी। तो जितना भी हार्डवर्क आप डालोगे, जहाँ पे भी हो पूरा हार्डवर्क करो, तो फाइनली वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम का जो सेटबैक है वो उससे अपनी हेल्थ पे या फिर किसी और चीज पे ज्यादा मतलब अफेक्ट नहीं करने दो उसे। तो यही बोलूंगी मैं। बट हाँ, स्कूल लाइफ तो मेरी बहुत मस्त गई है, बहुत ही ज्यादा मस्त गई है। आई वॉज इन्वॉल्व इन अदर देन स्टडीज, आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ड्रामा, आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डांसिंग। और उसके बाद पेंटिंग का भी शौक लग गया था, लिखने का भी शौक लग गया था। बीच में एक बुक भी लिख के डाल दी थी, वही बुक में किसी ने नहीं पढ़ी, तो सब करने का मन करता। फिर कॉलेज में भी ये सब सब करने का मन करता था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बने हुए थे। और अभी भी मेरा सब करने का मन करता है, लेकिन मतलब एक करियर पाथ के अलावा सब सब में हाथ डालने का मन। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूंगी कि स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी। कॉलेज में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन थी, बट अल्टीमेटली हार्डवर्क से वो सब चीज सही हो गए। बड़ौदा, पता है अंकिता, मैंने कई लोगों से बात की है, लाइक थ्रू पॉडकास्ट, और इसके अलावा भी कई लोगों से बात की है। एंड ये वाला सीन ना कई लोगों का होता है, लाइक वही कि आप चाहते थे कि अच्छे कॉलेज में जाओ, फिर आपको नहीं मिला और आप इधर आ गए। एंड वो जो कल्चर शॉक था, वो सेटबैक था, वो कहीं ना कहीं आपको पीछे लेके जाता है ना। हर स्टूडेंट अलग तरीके से इससे डील करता है, बट ये आई थिंक यू टुक इट लाइक कि अच्छा, आपने उस पर ले लिया कि मैं और मेहनत करूंगी। यू डिडंट लेट इट अफेक्ट यू इन बैड वे, आई वुड से। तो इसी वजह से शायद आपको आज वो सक्सेस देखने को मिल रही है जो मे बी आप चाहते थे। आई रियली होप। ठीक है, नाउ आपने लाइक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था कि आपको आगे क्या करना है, तो हाउ यू डिसाइडेड कि आप पीएचडी के लिए जाओगे? लाइक प्रोसेस आपने कॉलेज में शुरू कर दिया था, या फिर आप बाद में आपने जॉब वॉब की, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि यू विल गो फॉर द पीएचडी, समथिंग लाइक दैट? तो फिर हाँ, मतलब कॉलेज में काइंड ऑफ शुरू कर दिया था। तो मेरे भैया ऑलरेडी यूएस में थे, ही वॉज डूइंग हिज एमबीए हियर। तो उनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था कि तुम भी यहाँ आके हायर स्टडीज यहीं पे करो। उस टाइम पे आई थिंक मैं बाकी लोगों की तरह थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मुझे करना क्या है। मेरा एमबीए करने का भी बहुत मन था। तो और मेरा मतलब पीएचडी के बारे में मैंने सोचा था, मैंने इधर मास्टर अपने फील्ड में साइंस में कंटिन्यू करूँ या फिर मैनेजमेंट में कंटिन्यू करूँ, ऐसा करने का मैंने सोचा था। तो मैंने नेट का एग्जाम दिया और जीआरई टोफल का एग्जाम दिया। तो कैट में आई गॉट 89% है, विच इज नॉट रियली गुड इनफ टू गेट इनटू एनी ऑफ द आईएम्स। कुछ आईएम्स ऑफर कर रहे थे 5 ईयर प्रोग्राम, विच इज लाइक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। और दूसरा जीआरई की तरफ से जब मैंने जीआरई टोफल दिया, मैंने यूनिवर्सिटी में यूएस में अप्लाई किया था। सो व्हेनेवर यू आर टू अप्लाई इन यूएस, जो सजेशंस मिलते हैं फ्रॉम लाइक प्रीवियस एलुमनाइज और पीपल हु आर हियर, कि एम फॉर like 1/3 of the universities which are ambitious, 1/3 of the universities which you think are a good match according to like how you process things or what your religious level is, whatever you think is a good match, and 1/3 of the universities कि इसमें तो हो ही जाएगा। ऐसे करके अप्लाई करना होता है। तो आई डिड द सेम थिंग, मैंने अप्लाई किया मास्टर्स के लिए, सो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। और मेरा कुछ में हो गया, मतलब आई गॉट 1 from the ambitious university and like 2 from good match and a few from the case में तो हो ही जाएगा। The problem that I was expecting some kind of scholarship, but I didn't get any scholarship from any other universities. They offered me admission, but they didn't offer me any financial aid. तो जब भी आप ऐसे बाहर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो, स्पेशली यूएस, तो मेन कंसर्न जो आता है वो फाइनेंस का आता है, क्योंकि the fee is so much that you'll have to take loan if you're not rich enough. तो मेरे दिमाग में था उस टाइम पे कि इतना फाइनेंशियल प्रेशर मुझे खुद पे या फैमिली पे अभी नहीं डालना है। तो मैंने 1 साल के लिए डिफर कर दिया था। वो एम्बिशियस यूनिवर्सिटी जिसके बारे में बात कर रही हूँ, उनको मैंने बात करके मैंने बोला कि 1 साल डिफर कर दीजिए, 1 साल बाद मैं आपको बताती हूँ। तो यू हैव टू टॉक टू द फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी कि अभी आपने मुझे एडमिट दिया है, आई वांट टू कम लेट्स से 6 months, आफ्टर 6 months। तो वो उनकी तरफ से एक अप्रूवल आना पड़ेगा। अगर वो नहीं अप्रूव करते हैं तो आप नहीं कर सकते, अगर वो अप्रूव करते हैं देन यू कैन डू।
एंड वो 1 साल में मैंने ऐसे TCS में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने करना शुरू कर दिया। तो आई वाज ट्राइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि मुझे 1 साल बाद वहाँ पे जाना है, मुझे पढ़ाई आगे करनी है, ये लोन लेना पड़ेगा, लोन का प्रोसेस क्या रहेगा, ना लोन लेना पड़ेगा, ये सब मेरे दिमाग में था उस टाइम पे। Within that 1 year when I was in TCS, I also started applying again, क्योंकि जब मैंने वो यूनिवर्सिटी को बोला कि आपने मेरा 1 साल का डिफरल किया था, नाउ आई वांट टू टेक इट इन, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको फिर से अप्लाई करना। तो वो काइंड ऑफ मेरे लिए ये था कि अरे आपने तो डिफर कर दिया था, बट अगेन उन्होंने कहा कि आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने आई स्टार्टेड अप्लाइंग अगेन। बट मुझे ये चीज पता बीच में कि टू अप्लाई फॉर अ PhD यू डोंट नीड अ मास्टर्स, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली आफ्टर योर बैचलर्स। तो मैंने कुछ PhD प्रोग्राम्स में भी अप्लाई किया, बिकॉज डेटा साइंस में मुझे करना था रिसर्च या काम या पढ़ाई, ये मुझे पता था। ये मुझे TCS में जॉब करते टाइम पता चल गया था, कॉलेज के 4th ईयर में पता चल गया मुझे यही करना है। तो PhD प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए मास्टर्स की जरूरत नहीं है, ये चीज जब मुझे रियलाइज हुई तो फिर मैंने सीधा PhD में अप्लाई किया। And luckily, this time when I got the admission, I was also offered tuition waiver and I was also offered suspension. तो उससे मेरा वो फाइनेंशियल जो इशू चल रहा था कि यार बहुत सर पे लोड आ जाएगा, बाद में लोन चुकाने पड़ेंगे, ये सब वो हट गया। एंड इट बिकेम ईजी कि अब मैं जाके मतलब कर सकती हूँ, तो इट बिकेम ईजियर। फिर उसके बाद फिर मैं चली गई, फिर मैंने फ्लोरिडा से मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी PhD का वो प्रोसेस पूरा। तो ठीक है, तो यानी कि आपका जॉब हो गया था TCS में, देन आपने एक्चुअली अपने कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था अप्लाई करना, एंड देन आपका 1-2 या फिर 2.5 साल में 1.5 का हाँ तो जो पूरा प्रोसेस था उसके बाद आपका एडमिशन मिल गया, फिर आप वहाँ चले गए। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस जब आप वहाँ चले गए, तो आपको कैसा लगा था? वो कल्चर शिफ्ट कैसा था कि जैसे आप यहाँ पे थे तो लाइफ डिफरेंट है, जब आप वहाँ जाते हो तो लाइफ डिफरेंट है, तो हाउ वाज द कल्चर शिफ्ट कि वो आपने कैसे प्रोसेस किया? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल, देन वी विल टॉक अबाउट कि एकेडमिक्स या कॉलेज में आपका कैसा एक्सपीरियंस था। तो when you are coming from India to US, तो मैं ये बताती हूँ कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स US में आते हैं तो उनके लिए एक ओरिएंटेशन कंडक्ट किया जाता है जस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जब वो ओरिएंटेशन था, और वो ओरिएंटेशन में जो हमें पहली चीज बताएगी, देयर वाज अ ग्राफ जिसमें x एक्सिस में है नंबर ऑफ ईयर, y एक्सिस में है अमाउंट ऑफ शॉक, द एम्पलीट्यूड ऑफ शॉक, एंड उसमें ऐसे ऐसे ग्राफ है। तो 2 पीक्स आते हैं। द फर्स्ट पीक इज लाइक टुवर्ड्स इन लाइक 0 to 1 एंड नेक्स्ट पीक इज एट अराउंड 4 ईयर। तो जो फर्स्ट पीक था वो था कल्चरल शॉक का। वो उन्होंने कहा कि हर स्टूडेंट को होगा जो भी किसी और कंट्री से आ रहा है, एवरीवन विल फील इट, एंड इट्स नॉट समथिंग कि कोई रिसर्च बैक्ड है यही है, इट्स अ फिनोमेना दैट हैपेंस, इट्स एक्सपीरियंस बेस्ड। तो वो कल्चर शॉक था, काफी बड़ा शॉक था, क्योंकि इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड द कल्चर इज ऑल्सो लाइक एकदम ऑपोजिट। तो इंडिया में जैसे देर इज ऑल्सो, इंडिया में आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, राइट? यू हैव इमोशनल कनेक्ट्स, यू हैव द सपोर्ट सिस्टम, योर फैमिली इज देयर, योर फ्रेंड्स आर देयर। तो वो छोड़ के जाना इन अ न्यू कंट्री वेयर यू आर लाइक alone and you don't really have that support system, have to deal with a lot of things, तो वो चीज तो चल ही रही थी। उसके बाद छोटी छोटी चीजें भी चल रही थी, मतलब हाउ टू क्रॉस द रोड वो भी डिफरेंट था, हाउ टू स्टैंड इन अ क्यू वो भी डिफरेंट है। तो मतलब सेल्फ चेकआउट, ग्रोसरी सेल्फ चेकआउट करना है वो भी डिफरेंट है, सब सब हर चीज पूछनी पड़ी। मैं भैया को कॉल कर करके पूछती थी ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये कैसे करना है। उसके अलावा जब आप पहली बार इंडिया से आते हो तो आप हर चीज में कन्वर्जन डालते हो कि अरे यार उबर ले लिया आज, मेरे 2000 ठुक गए या फिर आज मैंने एक पेन खरीदा था 200 का पड़ा यार, ये कैसे। तो ये चलता है, काफी टाइम तक चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी। और उसके अलावा एकेडमिया तो था ही कि मतलब कॉलेज भी डिफरेंट होता है, तो सेटिंग इज डिफरेंट। तो धीरे 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 शौक लगता है, बहुत बड़ा शौक लगता है उस टाइप का, लगता है कि क्यों आ गए, क्या करने आ गए उसके बाद धीरे धीरे काम होता है।
दूसरे जो पीक की मैं बात कर रही हूँ वो था रिवर्स कल्चर शॉक, जो अराउंड 4 इयर्स में होता है, जब आप अपनी कंट्री वापस आते हैं और तब आपको लगता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इतने टाइम तक वहां से दूर रह रहे हैं तो आपके दिमाग में जो इमेज है वो थोड़े पहले की है। अब वो आपकी कंट्री मूव ऑन कर गई है, आपके मतलब व्हेन यू सी योर फैमिली, जैसे मेरी नीसेस हैं कू एंड पीयू, वो बड़ी हो गई हैं, उनकी हाइट बढ़ गई है। आप पेरेंट्स को देख रहे हो कि वो थोड़ा सा हो गए हैं, फिर देख रहे हो कि अरे यार मतलब मेरे फ्रेंड्स मूव ऑन कर गए हैं, का वो कहीं अपनी अपनी मतलब अपनी लाइफ में मस्त हैं, तो आपके दिमाग में वो इमेज नहीं है, आपके दिमाग में 4 साल पहले की 2 साल पहले की इमेज। तो वो रिवर्स कल्चर शॉक लगता है कि जो आपको आपकी सिटी याद थी, सिटी में बहुत चेंजेस आ गए हैं, आपके घर में बहुत चेंजेस आ गए हैं, और फिर आप मतलब अगेन वो रोड कैसे क्रॉस करनी है। जब मैं इंडिया वापस आई, स्पेशली कोविड के बाद बहुत टाइम हो गया था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि रोड कैसे क्रॉस करनी है, क्योंकि मेरा ऐसे हाथ दे दे के रोकने का वो चला गया था। तो छोटी छोटी चीजें आपको फिर से याद आती हैं, वो एक बड़ा शौक लगता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो इतना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब बहुत जैसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे खाना हो गया, कि या फिर आप जब इंडिया में थे, भले आप दूसरे कंट्री में थे, दूसरी सिटी में थे, लेकिन आप रेगुलरली अपने फैमिली से मिलते हो, फ्रेंड से मिलते हो, मतलब जितने लोगों को जानते हो सबसे मिलते हो। वो यहाँ पे नहीं है, थोड़ा आइसोलेटेड फील होता है, एंड इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दैट सपोर्ट सिस्टम अगेन। अब बड़े हो गए हैं, बनाना बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे कनेक्शंस, लेकिन टाइम लगता है। फॉर्चुनेटली मेरे कनेक्शंस बन गए, सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिल गया मुझे, जिससे मेरे इतने साल निकल गए। बट शुरू शुरू में बहुत बड़ा कल्चर शॉक लगता है, एंड आइसोलेशन भी फील होता है, लोनलीनेस भी फील होती है। अकेडमिक्स में आप जो कॉलेज डिफरेंस होता है, लाइक आप यहाँ पे कॉलेज में रहे हो, आप आपका भले ही कॉलेज का अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेकिन आपने बाकियों का सुना भी होगा, मे बी आपके आसपास जो लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनका सुना होगा। तो जो जिस तरह की कॉलेजेस, जिस तरह की पढ़ाई यहाँ पे होती है, तो वहां पे लाइक यूएस में उसकी पढ़ाई, उसमें भी कोई डिफरेंस होता है कि पढ़ाई का सिस्टम सेम ही है? नहीं, पढ़ाई के सिस्टम में भी डिफरेंस है। जैसे मतलब जैसे इंडिया में क्या होता है कि देर इज अ स्ट्रक्चर, राइट, कि ये सिलेबस है, ये एक स्ट्रक्चर है, क्वेश्चंस मार्क्स पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो यहाँ पे नहीं था। मतलब यूएस में इतना एम्फेसिस मार्क्स पे नहीं दिया जाता है, क्वेश्चंस बहुत बार ओपन एंडेड पूछे जाते हैं। मतलब एक सिचुएशन, जैसे आप एग्जाम में भी अपेयर कर रहे हो ना, तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि ओपन एंडेड है, आपको एक सिचुएशन दी गई है एंड यू हैव टू अप्लाई ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन द क्लास। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस ये पढ़ाई के स्ट्रक्चर में हो गया। क्लास के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस था, ऐसे कि जब हम इंडिया में होते हैं, आई रियली लाइक दैट कि इंडिया में होते हैं तो एक डिसिप्लिन होता है क्लास में। मतलब तो मतलब जैसे आपके you are focused in the class, you're not doing anything else, you're not eating in the class while the class is going on, you're not on your phone when the class is going on, which is not so much in USA, but थोड़ा सा casual culture है। all these things are allowed जब क्लास चल रही है तब भी। तो मेरे को उसमें इंडिया की सेटिंग ज़्यादा पसंद आती है। ऐसा लगता है कि थोड़ा क्लास चल रही है, बचपन से ऐसे ही देखा है कि क्लास चल रही है तो थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। बट देर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी गुड इन यूएस की प्रोफेसर के साथ आपका कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होता है। एक तो मेरे को शौक लगा था कि यहाँ पे सब प्रोफेसर को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, तो मुझे काफी टाइम लगा था सर से हटने के लिए या मैम से हटने के लिए। तो लेकिन कोलैबोरेटिव रहता है, क्वेश्चंस पूछना एनकरेज किया जाता है। इंडिया में भी मतलब ऐसे इंकरेजमेंट उसमें भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इट्स लाइक यू कैन ऑल्सो चैलेंज द थिंग्स दैट योर प्रोफेसर इज लाइक टेलिंग इन द क्लास। अगर वो चैलेंज सही है तो दे अप्रिशिएटेड कि ठीक है तुमने बता दिया, सही किया, और अगर नहीं है देन दे जस्टिफाइड कि नहीं सही है। तो इट्स दैट काइंड ऑफ डिफरेंस। लेकिन आई गेस बोथ काइंड ऑफ सेटिंग्स आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वेज, मतलब वो अपने तरीके से सही। ओके, तो जो स्टूडेंट आपको मिले होंगे यार, आपको क्रॉस द लेट्स से क्रॉस द वर्ल्ड स्टूडेंट मिले होंगे अपने कॉलेज में, सो वो किस तरीके से था, किस तरह के स्टूडेंट होते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? लाइक यहाँ पे आप इंडिया में हम
मैं मानती हूँ, मतलब लेट्स से मैं मान लेती हूँ, अगर मैं गलत हूँ आप मुझे बता देना, कि लेट्स से कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है भले ही वो डिफरेंट है, हर बच्चा अलग होता है, बट लेकिन हम जिस तरह से अप्रोच करते हैं चीज, मे भी मैं मान रही हूँ कि हम सेम तरीके से अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमारे सारे टीचर्स जो हमें बताते हैं वो सेम तरीके से बताते हैं कि ऐसे करो, तो यह हमारे जो मम्मी पापा बताते हैं। तो क्या बाहर के लोग, क्योंकि हर देश का अलग होगा, हर जगह का अलग होगा, तो वहां पे वो जो अप्रोच कर रहे हैं वो क्या सेम होता है जैसे हम अप्रोच करते थे, या फिर वो अलग होता है, लाइक हर बच्चे का अलग होता है, और इतने अलग अलग बच्चों का एक साथ बैठ के पढ़ना वो कैसा एक्सपीरियंस? आई गेस वहां पे भी पढ़ाई का समझने का अप्रोच काफी सिमिलर ही है, जैसे इंडिया में जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसा ही अप्रोच है। बस ये है कि जैसे मैंने बोला था कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो when you're not stuck कि to find the right answer that question, you are also trying to find new questions। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि इतने सारे तरीके के लोग हैं, इतने सारे तरीके से उन्होंने अपनी अपनी पढ़ाई करी है, तो सबके अलग अलग तरीके हैं। तो जब आप एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अरे तो मैंने पूछा ही नहीं, ये भी तो एक क्वेश्चन है, या ये भी तो ऐसे क्यों हो रहा है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। मैं तो ये सिर्फ जो क्वेश्चन था उसका आंसर ढूंढ रही थी। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ था कि जो क्वेश्चन था उसका आंसर ढूंढने में मैं बैठी हुई थी, लेकिन सब लोग नए क्वेश्चंस बना रहे थे। तो सबका अलग अलग अप्रोच था, मतलब अलग अलग तरीके थे। तो इट बिकम वेरी इंस्पायरिंग, हम्बलिंग कि नहीं तुमको सब कुछ नहीं आता है ऐसा मत समझो, सीखो जो जो आसपास चल रहा है उसे सीखो, जो तरह तरह के लोग मिल रहे हैं उनसे सीखो। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है व्हेन यू आर इन। जैसे मैंने बताया था कि जब मैं हैदराबाद में थी तो मुझे बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिले थे, एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सिमिलर, इट वाज रियली काइंड ऑफ लाइक रीवायरिंग योर ब्रेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि जब आप इतने लोगों से मिलते हो, द वे दे आर थिंकिंग, द also the way they are speaking, the way they are, you know, the kind of confidence they have, or the kind of ऐसे सब कुछ मिला के you get that experience and you become more humbling, you become more accepting, you become less judgmental। तो वो एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। तो ऐसा लेट्स से कि अगर आज आपको मैं पूछूं इन दैट कॉलेज या स्टूडेंट का जो अप्रोच था, वो आप आपको जैसे मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरीके का कॉलेज, जैसे हमारे इंडिया में ना, आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में पहले ऐसे बोला जाता था कि यहाँ पे देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो आई बिलीव कि उस वक्त जो हमारा जो कल्चर होता होगा पढ़ाई को लेके, या एक जो इकोसिस्टम बनता होगा वो डिफरेंट होगा आज के टाइम पे जो है। आज का टाइम वाला तो नहीं, आज का टाइम मैं ये नहीं कहती अभी का, लेट्स से मुझे नहीं पता कि अभी कैसे चल रहा है, मैं अपने लेके चलती हूँ कि जो मैंने देखा था वैसा नहीं होगा, हमारा जो कल्चर होगा वो अलग होगा। एंड यू हैव somewhat experience that culture वहां पे, जहाँ पे कई अलग अलग तरह से लोग आ रहे हैं। तो अगर मैं आज आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या चेंजेस लाने चाहिए, मे बी कोई भी कॉलेज ले लो आप, एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे क्या चेंजेस लाने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट, कि वहां जो आपने देखा, लाइक बाहर जो आपने देखा स्टूडेंट कैसे थे, स्टूडेंट को अपने कैसे अप्रोच चेंज लाना चाहिए, या फिर कॉलेजेस में क्या चेंजेस होने चाहिए। लाइक कॉलेज में हमारा काफी मे बी हो सकता है हाई एंड कॉलेजेस हो, परफेक्ट हो, बट मैं जनरल जो बच्चे होते हैं मैं सबके लिए बात कर रही हूँ कि नॉर्मल कॉलेजेस में एक बेसिक जो चीज होती है वो क्या होनी चाहिए, कि जो आपकी एटलीस्ट वो पर्सनैलिटी बनाए कि आप आप तैयार हो जाओ 4 साल बाद, तो आपको डिग्रेड ना हो, आप खराब ना हो 4 साल में, आपका जो पर्सनैलिटी डेवलप हो। तो एक चीज जो मुझे लगता है कि मैं बहुत लैक करती थी और अभी भी करती हूँ, वो था कॉन्फिडेंस। क्योंकि जैसे कॉन्फिडेंस क्या होता है ना कि कॉलेज में या स्कूल में भी, मतलब हम लोग, या तो मेरे साथ ही हुआ, मुझे पता भी नहीं है जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं, कि आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ऑल द आंसर्स माई सेल्फ। मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो ऐसा ना लगे कि डम तो नहीं हूँ, या फिर मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी तो मतलब प्रोफेसर को बुरा तो नहीं लग जाएगा, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ऑल द आंसर्स माई सेल्फ। एंड दूसरा ये था कि मुझे आता भी था चीजें, तो भी ऐसा लगता था कि उसको बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि मुझे आता है, बताया, तो कहीं वो एरोगेंस में लगे कि अरे यार पता नहीं क्या बन रही है अपने आप को।
कॉन्फिडेंस वो जरूर वो नहीं, वो गलत है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपको आता है कोई चीज तो आपको वो बोलना भी आए। उसको हम मैं ये भी बोलूंगी कि इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कल्चर कि हम हम्बल हैं, मतलब इंडिया में हम्बल, हर कोई हम्बल रहता है कि आता भी है तो दिखा शो करने की कोई जरूरत नहीं है, शोबाजी की जरूरत नहीं है, तो वो है विच इज वेरी नाइस। लेकिन कभी कभी जब आप जॉब में जाते हैं या फिर बाहर निकलते हैं तो आपको वो चीज हटा के शाई नहीं होके आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझे आता है, और वो हर चीज बतानी पड़ेगी। अच्छा, वो इस तरह हम्बलनेस हमारा शाइनेस में चला गया है। हाँ, हम्बलनेस शायद में चला जाता है कि नहीं यार आता है लेकिन बताएंगे नहीं। मैं- ऐसा लगे तुम या बिट्टू मन में या जो भी है। तो अच्छी बात है, मतलब इट्स अ गुड ट्रेट, लेकिन वो शाइनेस वहां पे नहीं होनी चाहिए जहां पे रिक्वायरमेंट है कि आप बताओ। तो एक वो चीज चेंज हो जाए कि जो कॉन्फिडेंस है वो अगर आपको कॉलेज में ही लगातार दिया जाए कि आप बोलो, बताओ, आपके पास आइडिया है तो बताओ, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन कम है। हाँ मतलब कम है, मतलब क्या बोला जाए, हो सकता है कि बढ़ सकता है, मतलब देयर इज अ स्कोप कि बढ़ सकता है, कम्युनिकेशन बढ़ाया जा सकता है। और अगर आइडियाज हैं तो उनको डायरेक्टली रिजेक्ट करने की जगह उन पे काम करके या उनको जस्टिफाई करके लॉजिकली ऐसे बोला जा सकता है कि हाँ ठीक है करके देखो, या फिर हो रहा है तो देखते हैं कि क्या होता है, हो सकता है काम कर जाए, क्या हो सकता है कुछ ऐसा बन जाए जो मतलब आगे एकदम रिवोल्यूशन ले आए। तो वो थोड़ा होना चाहिए, उसे कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ट्राई तो किया था, कि मैंने बात तो की थी इस बारे में एटलीस्ट। तो वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि हर काइंड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज जो स्टूडेंट्स के पास है उनको सुना जाए या फिर कॉन्फिडेंस पे काम किया जाए। वो वो थोड़ा सा है, क्योंकि आई इन दैट कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अभी भी लगता है कि मेरे को आता है या फिर सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं एकदम एंड में जो रिजल्ट आया है कि हाँ ये रिजल्ट आ गया है वो करोगे, पूरा प्रोसेस कभी नहीं बताती मैं, जितना भी उसमें काम लगाओ या जितना भी होगा मैं बोलूंगी अरे ये हो गया। तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप पूरा प्रोसेस बताओ, या फिर कोई इश्यूज हैं तो आप वो इश्यूज को कैसे हैंडल किया है वो भी बताओ, बाकी लोग भी उससे सीख रहे हैं। तो वो उतना कॉन्फिडेंस आई गेस इज रिक्वायर्ड जो थोड़ा सा लैक करते हैं। लेट्स से आपका जो कॉलेज लाइफ है वो स्टार्ट हो गया, एंड आपने जो भी आपका जो पूरा 5 साल था, जितने भी साल था आप मुझे बता दो कि आपने वो चीज कर ली, मतलब कॉलेज हो गया, उसके बाद का क्या सीन था? आपने कॉलेज मतलब आपने जॉब किया या फिर आप रिसर्च में ही गए? क्योंकि मैंने सुना है पीएचडी के बाद पीपल मोर लाइक दे बिकम टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स बनते हैं। तो आप उस लाइन में आपने सोचा था या फिर आपने सोचा था कि आप वहां उसमें जाओगे, क्योंकि कंपनीज में जाओगे? क्योंकि मेरी पीएचडी कंप्यूटर साइंस में थी, तो कंप्यूटर साइंस में जनरली लोगों के दिमाग में आता नहीं है कि रिसर्च में क्या होता होगा, ये रिसर्च कर क्या रहे हैं लोग। ऐसा मुझे लगता है कि क्या करते हैं जब आप कंप्यूटर साइंस में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आप जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनते हैं। तो मेरा जो था वो ये था कि जब आप पीएचडी में आते हो तो आपकी 2 साल की क्लासेस होती हैं, 2 साल जो आपकी, जैसे मैंने बैचलर्स के साथ अप्लाई किया था तो मुझे इन फ्लाइट मास्टर्स भी मिल रहा था। तो जो मास्टर्स में पढ़ाई होती है वो पढ़ाई, वो क्लासेस मैंने भी करी। यू हैव दिस लाइक दीज ऑप्शंस कि आपको इनमें ये क्लासेस ऑफर हो रही है सेमेस्टर, आप उनमें से चुन लो जो भी आपको करनी है। तो वो मैंने करी। उसके बाद जो बाकी के साल होते हैं ना, इट्स लाइक अ जॉब। वो जॉब में आप कर रहे हो, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, आप रिसर्च कर रहे हो, अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर जिससे आपको पैसा मिल रहा है, मतलब फंडिंग मिल रही है, उसका प्रोजेक्ट कर रहे हो, या अपनी पीएचडी का प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो करना होता है। तो जब मैं इतने सालों तक रिसर्च कर रही थी तो मुझे इंडस्ट्री में जाने का मन कर गया। फिर मेरे को लगा कि अरे यार इंडस्ट्री में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या होता है, कि क्योंकि स्पेशली क्योंकि मेरा रिसर्च जो था वो वीक सुपरविजन में था, मशीन लर्निंग में था। तो एआई में क्या होता है या मशीन लर्निंग में क्या होता है कि रिसर्च में फंडामेंटल्स बिल्ड होते हैं और इंडस्ट्री में वो फंडामेंटल्स को अप्लाई करके लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाई जाती है। तो मैं इस साइड में थी, मेरा मन कर गया इस साइड में जाके देखने का कि यार वो रियल टाइम या रियल उसमें एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं, लोगों को कैसे अफेक्ट करेंगी। तो मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था, मेरी पहली जॉब, एंड आई गॉट दैट एक्सपीरियंस कि स्टार्टअप में क्या होता। मेरे को स्टार्टअप का भी एक्सपीरियंस हो गया और मेरे को इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे जो जो फंडामेंटल्स पे हम लोग काम करते थे रिसर्च में वो एक्चुअली कैसे लगाए जा रहे हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। तो इसलिए मेरा रिसर्च से हटके
इंडस्ट्री में जाना हुआ, उसके बाद AT&T में जाना हुआ, उसके बाद मैं वापस रिसर्च में आ गई हूँ। अभी मैं वापस रिसर्च पे काम कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री का, और मेरे को आई एम रियली ग्लैड कि मैंने वो रास्ता चुना, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये जो दो पहलू है, कि एक में आप फंडामेंटल्स बना रहे हो, दूसरे में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, मुझे दोनों का आइडिया हो गया। तो आई एम ग्लैड कि मैंने वो रास्ता लिया था। ठीक है, तो हम ना अब थोड़ा टेक्निकल पे चलते हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो कि पीएचडी क्या होती है। तो पीएचडी इज काइंड ऑफ अ स्पेशलाइजेशन, कि आप अपने कुछ ईयर्स किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहे हो। इसलिए पीएचडी डिग्री जो होती है, डिग्री जो होती है, आप किसी भी फील्ड में कर लो, उसका नाम यही रहता है, पीएचडी। ठीक है, जो आपका काम है वो सेम ही है। आप एक अपने क्वेश्चन पकड़ा है, या आपने कुछ क्वेश्चंस पकड़े हैं, आपको उसको सॉल्व करने में अपना टाइम लगा रहे हो। तो मेरा क्या था, क्योंकि मेरा बैचलर्स के बाद पीएचडी था, तो इन फ्लाइट मास्टर्स था, तो मुझे कुछ क्लासेस करनी थी। एंड इवन इफ यू आर नॉट कमिंग आफ्टर बैचलर्स, यू आर कमिंग विद अ मास्टर्स, तो आपको कुछ क्लासेस करनी पड़ती है, क्योंकि काम करने के लिए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसमें क्या होता है, क्लासेस फिनिश करने के बाद आप अपनी प्रोजेक्ट पे, अपनी डिसर्टेशन बोलते हैं, अपने रिसर्च क्वेश्चंस पे काम करना शुरू कर देते हो। मेरा जो रिसर्च फील्ड था वो सेमी सुपरवाइज लर्निंग पे था, स्पेसिफिकली एक्टिव लर्निंग और डोमेन एडेप्टेशन पे था, विच इज, जैसे जिन लोगों को थोड़ा सा पता है मशीन लर्निंग के बारे में, तो ये भी पता होगा कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, दो टाइप की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में वी हैव ट्रेनिंग, जो डेटा सेट होता है उसमें लेबल्ड सैंपल्स होते हैं। लेबल्ड सैंपल्स मतलब इनपुट के साथ साथ हमें आउटपुट भी पता है कि क्या है, एंड हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं कि जब नया इनपुट आए तो वो नया आउटपुट क्या होना चाहिए, वो मॉडल प्रिडिक्ट कर पाए। एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में देयर आर नो लेबल्ड सैंपल्स, सब एन पे बेस्ड है। तो मेरा जो प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन था, रिसर्च क्वेश्चन था, वो ये था कि उन केसेस में जिसमें हमारे पास लेबल्ड डेटा सेट है, लेकिन इतना नहीं है कि मॉडल ट्रेन हो जाए। डेटा हमारे पास, सबके पास बहुत होता है, लेकिन वो लेबलिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपर्ट्स चाहिए। तो कभी कभी थोड़ा सा डेटा लेबल्ड होता है, बट इट्स नॉट गुड इनफ। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप जितना अनलेबल्ड डेटा सेट है, उसके सारे सैंपल्स आप किसी एक्सपर्ट से लेबल करवा दो। मिलियंस ऑफ सैंपल्स में लेबल करवा लो। टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, एक्सपर्ट्स जो हैं उनका भी टाइम खोटी होगा। तो एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, यू ट्राई टू लुक फॉर स्मार्ट डेटा, नॉट ऑल ऑफ द डेटा। तो उसमें क्या होता है कि जो मॉडल है वो खुद पूछता है कि मुझे इन सैंपल्स के लेबल चाहिए। सो इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट सैंपल्स, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो मिलियंस ऑफ सैंपल्स लेबल करने की जगह कुछ थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स लेबल करने से भी काम चल जाता है। सो इट्स अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन, गेटिंग द स्मार्ट डेटा, गेटिंग इट लेबल्ड फ्रॉम एक्सपर्ट्स। कम टाइम में, कम पैसे में काम चल जाएगा। तो दैट वाज माय रिसर्च कि कैसी एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आई वर्क ऑन लाइक मल्टीपल एक्टिव लर्निंग एल्गोरिथम्स। हम लोग बहुत टेक्निकल में जा रही हो, लेकिन लॉस टर्म्स को मॉडिफाई करते थे, या फिर खुद से डीप लर्निंग जो एल्गोरिथम्स होते हैं, जो स्टैक्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, वो खुद से बना के फिर उन पे लॉस फंक्शन इवैल्यूएट करते थे, नया बना के कि कैसे होगा। फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस में देखते थे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, बेंचमार्किंग के अगेंस्ट वैलिडेट करते थे। तो ये मेरा प्रोसेस था। अगेन रिसर्च में यही प्रोसेस होता है कि यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव अ बेंचमार्क कि प्रीवियस सोल्यूशन का ये रिजल्ट था, एंड व्हाट यू ट्राइंग टू डू इज इम्प्रूव अपॉन इट। या तो एकदम ही नया रिसर्च क्वेश्चन है जिसका कोई बेंचमार्क ही नहीं है, देन यू ट्राई टू क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर इट। तो ये प्रोसेस होता है पीएचडी में। एंड देन यू ऑल्सो, कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम ये है कि बहुत फास्ट पेस्ड है, सब इस पे काम कर रहे हैं, तो सबके पास हो सकता है कि सब 2-3 लोगों ने एक साथ सेम सोल्यूशन सोचा हो। तो यू ऑल्सो ट्राई टू गेट योर सोल्यूशन आउट वेरी क्विकली। तो कॉन्फ्रेंसेस में पेपर्स डालते हैं, पीयर रिव्यू होते हैं, काफी हार्श कमेंट्स भी मिलते हैं कि ये क्या बकवास बनाया है। तो उनपे फीडबैक लेके काम करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। इट्स अ प्रोसेस। सो वही मैं कह रही थी कि इट्स काइंड ऑफ अ जॉब वेयर यू आर वर्किंग ऑन द फंडामेंटल्स। तो वो पूरा पीएचडी का प्रोसेस रहता है। एंड अगेन, अगर मैं सिर्फ क्लासेस को हटा के इस प्रोसेस की बात करूं कि आप ग्रेजुएट कैसे होते हो,
तो यू हैव सम क्राइटेरिया फ्रॉम योर डिपार्टमेंट कि आपको कंप्यूटर साइंस में कोर रैंकिंग होती है कॉन्फ्रेंसेस की, तो बी रैंक में एक पेपर होना चाहिए प्राइमरी या वो। लेकिन आपके एडवाइजर पे मोस्टली डिपेंड करता है कि आपके कितने पेपर्स होने चाहिए, कितना रिसर्च वर्क होना चाहिए फॉर यू टू ग्रेजुएट, एंड देन यू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अ कमिटी 3 times। तो आप एक बार अपना प्रपोज करते हो कि ये मेरा रिसर्च एरिया रहेगा, ये मेरे सोल्यूशंस रहेंगे, एक बार बीच का थोड़ा दिखाते हो और एक बार फाइनल काम दिखाते हो व्हेन यू आर डिफेंडिंग योर थीसिस। तो ये पूरा प्रोसेस होता है PhD में। अच्छा, तो आप एक ही रिसर्च एक एक टॉपिक में पूरा टाइम रिसर्च करते हो, एंड जो भी रिसर्च आपने उसमें की है तो आप क्यों रिसर्च करते हो, या जो रिसर्च हो चुकी है उसी पे आप अपने थीसिस लाते हो? मतलब मुझे बुक लगी तो मैं हो सकता है बहुत डम क्वेश्चन पूछूं, बट नहीं, हाँ। हाँ। सही है। तो जैसे कि एक तो ये है कि एक रिसर्च क्वेश्चन नहीं होता है। मैंने एक एग्जांपल दे कि मैं एक्टिव लर्निंग पे काम कर रही थी, लेकिन उसके अलावा मैं और भी चीज़ों पे काम कर रही थी। तो मेरा एक कोलैबोरेशन था साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ। वो था क्योंकि मेरी फंडिंग वहाँ से आ रही थी, मुझे स्टाइपेंड वहाँ से मिल रहा था, तो मुझे उनके लिए था। तो उसमें ये था कि दैट प्रोजेक्ट वाज अबाउट एडहेरेंस प्रिडिक्शन। तो जो ओल्ड एज पीपल होते हैं 65+ एज के, उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है, तो अल्जाइमर जैसी डिजीजेस होने लगती हैं। तो उनके लिए एक प्रोग्राम होता है, कॉग्निटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें वो गेम्स खेल सकते हैं, जो भी चीजें जिसमें मेंटल स्टिमुलेशन हो रहा है वो करने के लिए उनको बोला जाता है। तो मेरा काम था कि प्रिडिक्ट करना, ऐसा मॉडल बनाना जो प्रिडिक्ट कर सके कि किस दिन ये नहीं करेंगे, और उस दिन उनको रिमाइंडर भेजना। क्योंकि लगातार रिमाइंडर भेजने से वो रिमाइंडर्स इग्नोर कर रहे थे, उनको फर्क नहीं पड़ा था कि क्या होने वाला है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के जो भी डेटा था उसके अकॉर्डिंग ने वी ट्राई टू क्रिएट अ मॉडल जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस दिन इनका भूल जाएंगे ये, या तो इनको कोई और काम रहता है इस दिन, तो इस दिन इनको रिमाइंडर भेजो, इंसेंटिव भेजो कि करो। तो एक वो प्रोजेक्ट था। तो ऐसे मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट साथ में चल सकते हैं, लेकिन जो आपकी फाइनल थीसिस होती है दैट शुड बी अ स्टोरी। कि आप ये नहीं कि आप कभी एकदम अलग ही काम कर रहे हो, कभी एकदम अलग ही काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपके सारे काम, सारे प्रोजेक्ट्स, दे शुड क्रिएट अ स्टोरी, दे शुड बिगर पिक्चर कि आपने कौन सी बड़ी प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व करी है। तो मेरी वो बड़ी प्रॉब्लम वाज डेवलपिंग एक्टिव लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड आल्सो डेवलपिंग डोमेन एडेप्टेशन, व्हिच वाज अनदर टेक्निक फॉर सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, दोज एल्गोरिथम्स। तो वो एक पूरा जो आपकी थीसिस होगी, इट शुड बी लाइक अ बुक, इट शुड नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड चैप्टर्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन था कि जो जैसे आपने जो रिसर्च किया वो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, मतलब उस पे काम हो चुका है, आप उसी पे अपना थीसिस लिख रहे हो, आप उसी पे अपना काम कर रहे हो, या फिर आप कुछ अलग ही नया लेके आ गए हो कि भाई ये हो सकता है? अलग नया लेके आना होता है कि मतलब जो काम हो चुका है वो आपके लिए बेंचमार्क है कि अभी तक का बेस्ट सोल्यूशन ये है। आपको नया कुछ डेवलप करना है, आपको नया कुछ आइडिया लेके आना है कि ये इससे भी बेटर रिजल्ट दे सकता है। तो वो जो आइडिया आप लेके आते हैं, इतने सारे PhD स्टूडेंट हैं, मतलब जो भी आइडिया लेके आते हैं उन पे सच में काम होता है आगे, या फिर वो सिर्फ उनका ही आइडिया बन के रह जाता है? मतलब मैं नहीं, एग्जाम्पल पूछ रही हूँ। मतलब मैं बोलूंगी कि उस पे काम होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ कि डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, मतलब जैसे हमें पता है कि कॉन्वोल्यूशनल मशीन लर्निंग में, जिनको नहीं पता है बता दो, एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क करके चीज है, या न्यूरल नेटवर्क प्रोपोगेशन करके एक चीज है। ये सब यूनिवर्सिटी रिसर्च में ही बने हैं, ये सबके पेपर्स ही आए हैं। इवन ट्रांसफॉर्मर्स का भी रिसर्च लैब में ही बना है। तो जब रिसर्च लैब में या यूनिवर्सिटी रिसर्च में कोई काम हो रहा है तो बहुत बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे होता है। और जब वही चीज इंडस्ट्री में जाती है तो वही चीज अप्लाई की रियल लाइफ में। तो जो ट्रांसफॉर्मर्स जो रिसर्च पेपर था वो बदल गया चैट जीपीटी में। तो इट्स नॉट लाइक कि वो उस पे मतलब वो वहीं पे रह जाता है, उसका कोई काम नहीं होता। वो बिल्डिंग ब्लॉक है कोई भी बड़ी चीज का। तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं, किसी भी और में कोई कोई इंजीनियरिंग में कर रहा है या किसी और चीज में कर रहा है। मैं थोड़ा स्टेम के साइड ही रहूंगी, साइंस टेक्नोलॉजी के साइड में, क्योंकि मुझे उसका ज्यादा पता है। क्रिएटिव स्पेस में मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो उसमें भी यही होता है कि जो भी वो लैब लेवल पे कर रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि ये सोल्यूशन हो सकता है क्या। और अगर उन्हें रिजल्ट्स मिल गए, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्हें रिजल्ट्स मिल गए कि हाँ ये सोल्यूशन हो सकता है, देन इट कम्स टू द इंडस्ट्री कि वो इस सोल्यूशन को लार्ज स्केल में कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है। तो इज देयर एनीथिंग एल्स जो जैसे, क्योंकि आपको ज्यादा आइडिया है,
So is there anything else about PhD जो PhD का टेक्निकल पार्ट जो आप बताना चाहो अभी, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव। PhD में आपका एडवाइजर मेन रोल प्ले कर रहा है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि when you are selecting your advisor, you have this selecting your advisor. आप करते हो किसी एडवाइजर को कि मुझे आपके साथ काम करना है, देन मेक श्योर कि आपके इंटरेस्ट या आपका जो जिसमें इंटरेस्ट है या आपके जो आइडियाज है वो उनके रिसर्च से अलाइन होते हैं। तो एंड वो अलाइनमेंट रहेगा और वर्क स्टाइल भी थोड़ा सा मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल वर्क स्टाइल मैच नहीं कर रहा है, एक ही बंदा है या एक ही बंदी है जिस पे सब कुछ डिपेंड करता है कि कब प्रोजेक्ट हो रहे हो, कितना काम करोगे, तो वो सब मैच का फ्रिक्वेंसी मैच करनी चाहिए। तो एडवाइजर शुड बी चोजन वेरी, मतलब बहुत ध्यान से करना चाहिए कि कौन किसके साथ काम करना है। लकीली मेरे एडवाइजर बहुत अच्छे थे एंड उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड मेरे हम लोग के आइडियाज भी, मतलब द वर्क स्टाइल वाज आल्सो मैचिंग परफेक्टली, तो वो अच्छे से काम। बट मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें अच्छे से काम नहीं हो पाया, या लोगों ने बीच में PhD छोड़ दी क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी, या फिर उन्होंने बीच में एडवाइजर चेंज किए तो उससे 2 साल और निकल गए। तो वो चीज़ ना हो तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप पहले बात करो, उनकी रिसर्च आइडियाज़ को समझो, उनके पब्लिश पेपर्स को समझो और फिर डिसाइड करो कि ठीक है मुझे इनके साथ काम। एंड आपने डिसाइड कर लिया तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने भी डिसाइड कर लिया, इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन कि आपको एक दूसरे के साथ काम करना है, लेकिन आप तभी अप्रोच को पता है कि हाँ हमारा रिसर्च आइडियाज या ये चीज अलाइन हो रही है। तो जो वही जो आपके एडवाइजर होते हैं वही पूरा कंट्रोल करते हैं ना, वो शायद अप्रूव करते हैं आपकी रिसर्च को। वो एडवाइजर को ही आपका काम कई बार अच्छा नहीं लगता जिसकी वजह से वो चीज स्ट्रेच हो जाती है, ये चीज होता है। तो जैसे आपने कहा कि आपको पता करना चाहिए कि काम कैसा, मतलब वो मैच हो रही है फ्रिक्वेंसी की नहीं, तो वो कैसे पता कर, वो क्या होता है प्रोसेस? तो मेरे 2 तरीके होता है। जब PhD में अप्लाई कर रहे हैं, मैंने ये चीज नहीं किया, तो एक मेरा वाला तरीका था कि मैंने यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में अप्लाई किया एडमिशन के लिए, और उन्होंने मुझे जब एडमिशन दिया तो टीचिंग असिस्टेंटशिप के साथ दिया था कि आप एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम एंड उसका मिलेगा, एंड देन इन द मीन टाइम आपके फर्स्ट 2 सेमेस्टर में आप एक एडवाइजर चुनोगे। उन्होंने मेरे को इंटरिम एडवाइजर एक चुन के दे दिया था जो मुझे मतलब कोर्स वर्क सिलेक्ट करती थी। तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने ये वाला अप्रोच लिया था कि मैंने वहां जाके फिर एडवाइजर सिलेक्ट किया। तो लकीली जो मेरे एडवाइजर थे वो भी उस यूनिवर्सिटी में, उनका भी फर्स्ट सेमेस्टर था, उन्होंने अभी ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी एज लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, और उनकी इंट्रोडक्शन टू डेटा माइनिंग की क्लास थी एंड ही इज अ ब्रिलियंट प्रोफेसर आई वुड से। इतना अच्छा पढ़ाते थे वो, सब चीज समझ में आती थी। तो मैंने कहा इनके साथ काम, फिर उनके जब पेपर्स देखे वगैरह तो काफी आइडियाज मैच कर रहे थे कि मुझे सारे आ रहे थे, तो फिर मैंने उनको अप्रूव। उन्होंने कहा कि एक समर तुम एज अ टीचर काम करो, एक समर, लेकिन एक छोटे से प्रोजेक्ट में हम काम करके देखते हैं कि सही लग रहा है कि नहीं। एंड जब when we started working together, उसके बाद उन्होंने मुझे रिसर्च असिस्टेंटशिप ऑफर कर दी थी नेक्स्ट सेमेस्टर से। तो ये प्रोसेस था जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। वो प्रोसेस ये है कि जब अप्लाई कर रहे हैं PhD के लिए तो वो देखते हैं कि कौन कौन से प्रोफेसर वहां पे हैं एंड उनका काम पब्लिश मतलब रहता है हमेशा, सारे जो भी पेपर्स हैं वो हमेशा पब्लिश रहते हैं, उनकी लिस्ट रहती है। वो some of them you can like just go and click and get a PDF, तो वो आप देख सकते हो और उसके बाद आप उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, आप बात करना चाहोगे, तो एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि क्या तरीका रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर मतलब जैसे कि मैंने बोला था कि डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ एक पेपर होना चाहिए, लेकिन मेरे 7-8 पेपर हो गए थे, अभी 10-12 पेपर हो गए टोटल। तो क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि मतलब क्या करना है, या फिर क्या स्टाइल है करने का, या फिर जब हम किसी रिसर्च क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन हम कैसे ढूंढने वाले हैं, मतलब ये क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो और आपको फिर अंदाजा लग जाएगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का सुना है कि उन्हें इंटरव्यू में ही पता चल गया कि हमारा स्टाइल मैच नहीं हो रहा है, या फिर एक्सपेक्टेशंस जो है उनकी और हमारी काफी डिफरेंट है। तो ये एक तरीका है पता करने का। मतलब ऑब्वियसली कुछ चीजें बाद में पता चलती हैं,
तो यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, बट दैट्स स्टिल ऑप्शन कि आप ऐसे चूज कर सकते हो। 5 साल ना बहुत बड़ा टाइम होता है, लाइक उसमें आप बहुत सारी चीजें 5 6 जितना भी साल आपको लगते हैं PhD में। तो एक बार मेरी आपसे बात हो रही थी, वो लिटरली लाइक यार इसका काम अच्छा है यार उसने अच्छा चूज कर लिया, यार उसका अच्छा है तो क्या मतलब ऐसा भी लगता है कि यार कहाँ फंस गए क्यों कर रहे हैं, मतलब किस लिए कर रहे हैं। और आपने मुझे वो प्रोसेस भी डिफाइन किया था कि ऐसा सबके साथ होता है, मैंने बात की लोगों से। लेकिन हाँ ये चीज कि वो क्या फेज होता है जब आपको लगता है यार नहीं करनी PhD में जा रही हूँ। हाँ, सबकी जिंदगी में आता है, जो भी PhD स्टूडेंट्स होते हैं, आई गेस इंडिया में भी होता होगा। तो उसको मिड PhD क्राइसिस बोलते हैं, दिया हुआ है लोगों ने। क्या होता है ना, शुरू शुरू में तो सब बहुत ऑप्टिमिस्टिक करते हैं कि वाह, हम ये करेंगे, नाम पे आगे डॉक्टर लगेगा, बाद में मजा आएगा। कुछ नहीं बीच में क्या होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आपने रिसर्च आइडिया खोजा, सॉल्यूशन पे काम करना शुरू किया, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, पता नहीं है कितने साल और लग जाएंगे, पता नहीं है कि फैमिली से कब मिल पाएंगे, कुछ नहीं पता है, एकदम अनसर्टेनिटी है। उस टाइम पे जब कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है, और ऐसा सबके साथ होता है, पता नहीं क्यों। आई गेस क्योंकि ये रिसर्च है ना, तो चीजें फेल होंगी। यही यही प्रोसीजर ही यही है कि चीजें फेल होंगी, आप उससे सीखोगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग नया काम करोगे कि ये फेल हुआ था तो शायद ये चल जाएगा। लेकिन जब वो फेल हो रहा होता है ना, तब सब एकदम डाउनहिल जा रहा होता है कि यार कुछ नहीं होना, क्यों कर लिया मैंने, क्यों हूँ यहाँ पे, इससे अच्छा तो जॉब कर लेती। अभी अच्छा खासा मेरा जॉब होता, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया होता, बढ़िया मिड लेवल के लिए अप्लाई कर रही होती, सीनियर लेवल के लिए अप्लाई। ये बहुत सोचा मैंने। तो ये वो सबके साथ होता है, लेकिन यू गेट आउट ऑफ इट, एंड टू गेट आउट ऑफ इट अगेन वन थिंग इज यू रियली नीड सपोर्ट ऑफ योर एडवाइजर। आपका एडवाइजर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप एकदम अपने मतलब लोएस्ट पॉइंट पे हो, उसमें वो कह रहा है कि यार तुमसे कोई काम नहीं होता। तो ये नहीं होना चाहिए। तो एडवाइजर को भी पता है कि ये चीजें आई, और उस टाइम पे उनको कैसे डील करना है आपके साथ। एंड यू शुड आल्सो लाइक हैव दैट सपोर्ट सिस्टम। जो मैंने बोला कि फैमिली का सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो बोलते रहो कि यार मन नहीं कर रहा ये करने, वो समझाते रहेंगे तो अच्छे अच्छे एडवाइस मिलते रहेंगे। तो वो सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। एडवाइजर का भी, आप जहाँ पे भी हो, आप इंडिया में PhD कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो, वहां का सपोर्ट सिस्टम, आपका फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, वो सब होना बहुत जरूरी है। एंड देन यू विल सी इन अ फ्यू मंथ्स ये रिजल्ट्स आ गए, पेपर भी सबमिट हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, अच्छे कमेंट्स भी मिल गए, साइटेशंस भी आ रहे हैं, तो सब हो जाता है। लेकिन वो पीरियड सबके साथ आता है कि छोड़ देते हैं, क्या करेंगे कभी। ओके ओके। तो यानी कि किसी भी अनसर्टेनिटी से या ऐसे टाइम पीरियड से, जैसे अब मैंने कई बार मैंने सुना कि आपने बोला कि मैंने बात की, तो बात करना इज द सोल्यूशन फॉर मेनी। बात करना इज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि जैसे मैं अपने फ्रस्ट्रेशंस नहीं, मतलब मैं उनको सामने रख रही हूँ, तो जब आप उसके बारे में इतना बात करते हो, सोचते हो, तो सोल्यूशंस भी अपने आप आते हैं। कि हो सकता है कि मैं अभी करते रहूं, दिमाग में नहीं है कि हो सकता है मैं करते रहूं, लेकिन आप कर रहे हो लगातार, आप काम कर रहे हो लगातार उस पर, एंड अल्टीमेटली योर हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो जब वो होने लगता है तो फिर वो पॉजिटिविटी आने लगती है। लेकिन बात करने से पार्ट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि मैंने तुमसे बात करी तो मेरे मन से निकल गया, ठीक है, मैंने तुम पे डाल दिया तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी। ओके ओके ग्रेट यार, ठीक है। तो किस तरह के लोगों को PhD में आना चाहिए, सबसे पहले तो ये। आ, मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस बहुत चाहिए। मेरे पास कम था हो गया, आदत हो गई, करते करते आ गया, आप सीखते भी हो। तो मैं उन लोगों को बोलती कि रिसर्च में आए जिनको एक्चुअली रिसर्च में आना है। सिर्फ इसलिए नहीं आना कि 5 साल हम आराम से मतलब एक जगह रहेंगे, हमें स्टाइपेंड मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ करके हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, उस वजह से मत आओ। क्योंकि एक टाइम पे आपको ये भी लगता है बिकॉज यू आर डूइंग अ स्पेशलाइजेशन, यू आर ओनली वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोल्यूशन, तो टनल विजन हो गए हो, आप बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो वो भी लगता है। फिर आपके कोई हॉबीज नहीं रह गए हैं, ये नहीं रह गया, उन सब पे काम करते रहो कि ठीक है मैंने थोड़ा सा ये किया तो मैं थोड़ा ये भी करूंगी। लेकिन आप सिर्फ इस चीज के लिए आ रहे हो कि करने के लिए, कि ठीक है PhD डिग्री हो जाएगी और मतलब 5 साल निकल जाएंगे स्टाइपेंड के साथ, मत आओ, प्लीज मत आओ। अगर रिसर्च करनी है और कुछ ऐसा निकालना है कि जो आगे जाके बाकी लोग के काम आ सकता है, या फिर जिसका कोई बेस बन सकता है, तभी आओ। क्योंकि इट्स नॉट एन इजी टास्क, एंड
वो वर्थ इट नहीं रहेगा। आप सिर्फ बैचलर्स करके भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मास्टर्स करके भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, इवन रिसर्च में भी जा सकते हो आफ्टर मास्टर्स। पीएचडी में आपको सिर्फ ये नहीं दिखा बताते हैं कि कितना मतलब किसी का सोल्यूशन कैसे निकालना है, ये भी बता सोल्यूशन निकालने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाने हैं, तो ग्रांट्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, या फिर जब ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया है तो उसमें टाइमलाइंस कैसे देनी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सोल्यूशन निकलेगा बट स्टिल आप पड़ती है। तो वो सारी चीजें भी सिखाते हैं। बेसिकली वो आपको प्रोफेसर बनने रहे हैं कि आप आगे जाके एडवाइजर्स बनो। मैंने वो पाथ नहीं चुना बट वो सब सिखाते हैं, वो सब भी चीजें। लेकिन अगर आपको नहीं रेजिलियंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, बताओ। ओके, तो व्हाट्स योर टेक ऑन पीएचडी? मतलब मैं इस चीज को आप साइड में रख दो कि आपका आज स्टेबल करियर है या स्टेबल लाइफ है। व्हाट्स योर टेक ऑन पीएचडी कि लोगों को एक्चुअल में पीएचडी करना चाहिए कि नहीं? अगेन मतलब आंसर यही है कि जैसे मैंने बोला ना कि स्पेशली एआई में मेरा वही फील्ड है, तो मैं उसी का एग्जांपल दूंगी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो यहीं बन रहे हैं। वो या तो यूनिवर्सिटी के रिसर्च लैब्स में बन रहे हैं या फिर इंडस्ट्री की रिसर्च लैब्स में बन रहे हैं। तो पीएचडी में यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, यू आर अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग दैट बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑफ टॉपिक और सम काइंड ऑफ योर एरिया। तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट तो आ जाओ, मतलब करो, क्योंकि इट्स अ गुड प्रोसेस। यही प्रोसेस अगर ये नहीं होता तो फिर एप्लीकेशंस नहीं होते, ट्रांसफॉर्मर नहीं होता तो चैट जीपीटी नहीं होता, बैक प्रोपगेशन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, डीप लर्निंग नहीं होता। तो उसमें अगर आप आना चाहते हो, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, तो आ जाओ। लेकिन ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि देर इज नो टाइमलाइन, देर इज नो सर्टेनिटी कि कब क्या होने वाला है, एंड देर इज नो सर्टेनिटी कि आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो उस चीज के साथ आओ। एंड अगर आपको ऐसा चाहिए कि मेरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुझे ये काम दिया गया है, मुझे उन टास्क पे काम करना है, ये एप्लीकेशन है जो मुझे बिल्ड करनी है, तो आप इंडस्ट्री में। तो दोनों का माइंडसेट अलग होता है। तो आप इस माइंडसेट के हो कि मुझे ऐसे काम करना है ओपन एंडेड क्वेश्चन पे, तो आप इधर आओ। और अगर आपको ऐसे काम करना है कि मेरे सर्टेन टाइमलाइंस हैं, सर्टेन डेडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग में काम कर रहे हो, सब फिक्स्ड स्ट्रक्चर्ड है, तो फिर आप इंडस्ट्री। तो यही मेरा मतलब आई गेस अच्छा, सजेशन तो है। काइंड ऑफ जॉब वन वन गेट इन इंडस्ट्री, मैं एकेडमिक की बात नहीं कर रही, पीएचडी के बाद जो आप काम आपको वहां मिलता है, तो वो क्या सेम ही होता है जो आपको नॉर्मल, मान लो कोई बीटेक करके आ रहा है, कुछ एक्सपीरियंस के बाद वो काम कर रहा है, या फिर एमटेक करके आ रहा है वो कर रहा है, वो काम सेम है, या फिर पीएचडी वालों को कुछ अलग ही काम देते हैं? आ, मतलब जितना जो मैंने किया, मैंने एक्चुअली दोनों तरीके का काम किया। जो मेरा स्टार्टअप में काम था वो मेरा दे हायर्ड मी बिकॉज आई हैड अ पीएचडी एंड आई हैड सर्टेन नॉलेज ऑफ एक्टिव लर्निंग, जो मैंने तुमको बताया जिसमें मेरा काम था, मुझे उस पर नॉलेज थी। मैंने उसमें स्क्रैच से एल्गोरिथम्स बनाए हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे हायर किया था। तो मुझे जो काम दिया गया वो भी मुझे एक्टिव लर्निंग का ही दिया गया, जहाँ पे मुझे एक्चुअली उनके प्रोडक्ट के लिए या उनके जो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स है उसके लिए सोल्यूशन बिल्ड करना। तो मुझे लगता है कि वो मेरा कंटिन्यू हुआ था वहां पे। एटीएनटी में मुझे वो काम जो था वो कोई भी कर सकता था। आप बीटेक कर रहे हो या फिर आप एमटेक करके आ रहे हो, अगर आपके पास डेटा साइंस की नॉलेज है, अगर आपने उस पर काम किया हुआ है तो आप कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको ऑन जॉब सीखने मिलती हैं। तो वहां पे जो मेरा प्रोजेक्ट था, वहां पे मैं डेटा पाइपलाइंस भी संभाल रही हूँ, जो कि डेटा इंजीनियर्स का काम है। क्रॉस डेटा सर्विसेज में काम कर रही हूँ, और बहुत ज्यादा मॉडल डेवलपमेंट में या स्क्रैच से करने पे फोकस नहीं था। इट वाज अबाउट कि सोल्यूशन ऑलरेडी बिल्ड है, हम उस पर इम्प्रूव करें, या हमें ये चीज दी गई है, हमें वो बनाना है, जो कि इंडस्ट्री में जनरली होता है। स्टार्टअप में अलग केस था, क्योंकि इट वाज अ स्टार्टअप, तो दे हैड सम आइडिया, वो उस पे काम कर रहे थे। 18 में इट्स लाइक सर्टेन डिलीवरेबल्स हैं जिस पे काम करना है, एंड उस पर मोस्टली कोई भी काम। लेकिन उस पर मेरा बहुत टाइम नहीं रहा उस जॉब में, मतलब 1 साल तक वो जॉब था, फिर मैं प्रिंसटन में आ गई। बट उसमें इन कैटेगरीज थी, या फिर बोलूँ टीम्स थी, जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको फंडामेंटल्स की नॉलेज थी और वो उसी तरीके से काम कर रहे थे। अगेन पीएचडी थे, पीएचडी होल्डर्स थे, और वो उस तरीके से स्क्रैच से मॉडल बिल्ड करने पे अलग से काम कर रहे थे। इट्स काइंड ऑफ अ रिसर्च टीम। इसलिए मोस्टली इंडस्ट्री में एक रिसर्च टीम भी होती है जो इस तरीके से काम करती है, एंड दे काइंड ऑफ प्रेफर पीएचडी होल्डर। या ओके, तो जैसे मान लो मेरा कोई काम है और
मुझे जैसे आपका एक्टिव लर्निंग पे था, इफ आई एम करेक्ट, तो यानी कि अगर मेरा कोई स्टार्टअप है या मेरा कोई कंपनी है और उस पे मुझे उस पे डीप पे जानना है कि उसका एक बहुत ही कोई तगड़ा सा प्रोडक्ट मैं बना दूं, तो उसके लिए मैं एक पीएचडी वाले को हायर करती हूँ कि जिससे बहुत डीप में नॉलेज हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। नॉलेज नहीं ले जाओ। हाँ, ये भी होता है कि जैसे डीप में नॉलेज तो एक चीज हो गई, और दूसरा ये कि रिसर्च पेपर्स लगातार निकल रहे हैं, रिसर्च सॉल्यूशंस लगातार निकल रहे हैं। आपको लेटेस्ट रिसर्च सॉल्यूशन का प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए नया बनाना भी नहीं, लेटेस्ट रिसर्च सॉल्यूशन का प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कन्वर्जन करना कैसे है, कि जो पेपर में लिखा है, जो ऐसे डेटा सेट्स के साथ हुआ है जो बहुत ही मतलब वेल नोन है, बहुत ज्यादा नॉइज नहीं है उसमें, उनको आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सपीरियंस के साथ भी आता है, इवन दो इफ यू आर नॉट अ पीएचडी होल्डर, यू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ कन्वर्टिंग बेसिक सोल्यूशन टू रियल लाइफ एप्लीकेशन, वो भी उसमें काम कर सकते हैं। उसमें आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस भी वो आपको दे देगा। अगर आपने बहुत बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, तो वो भी आपको दे देगा। तो दोनों लोग आ सकते हैं, मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि पीएचडी आए, उनको थोड़ा सा एडवांटेज है। लेकिन अगर आपका, इसीलिए जनरली देखोगे तो इस फील्ड में, डेटा साइंस के फील्ड में, जो रीसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं उनको काफी दिक्कत होती है जॉब लेने में, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर। आपको वो पूरा प्रोसेस पता होता है, तो आपके पास एक अलग नॉलेज होती है। वो बाद में पता चलता है, शुरू में तो लगता है अरे यार जब देंगे नहीं जॉब तो फिर एक्सपीरियंस आएगा वहां से बट वो मैटर करता है, आपको बाद में पता चलेगा। तो लेकिन कर सकते हैं वो भी, मतलब मास्टर स्टूडेंट्स या बीटेक भी, जिन्होंने बहुत साल का एक्सपीरियंस ले लिया है उस चीज को करने के लिए। ठीक है। तो एकेडमिक में किस तरह का काम मिलता है? लाइक अभी मान लो, अभी मैं पूछा, अभी आप किस तरह का जॉब कर रहे हो, किस तरह का जॉब होता है? लाइक एकेडमिक में अलग अलग टाइप के जॉब है। एक एक जॉब तो ये है कि आप प्रोफेसर बन जाओ, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइक द रोड टू दैट, जिसमें आप बाकी बच्चों को गाइड कर रहे हो, आपके अंडर पीएचडी स्टूडेंट्स और आपके अंडर पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं। एक होता है पोस्ट डॉक, विच इज इन बिटवीन पीएचडी एंड बीइंग अ प्रोफेसर। तो पोस्ट डॉक में क्या होता है कि आपने जितना कि ग्रांट्स कैसे अप्लाई करते हैं या फिर रिसर्च क्वेश्चन कैसे खुद करके देख लिया है, वो आप अप्लाई कर रहे हो इन अ लैब और इन यूनिवर्सिटी, तो आपके अंडर कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स रहेंगे। तो प्रोफेसर और पीएचडी स्टूडेंट्स के बीच में एक और लेयर है जिसको पोस्ट डॉक्टोरल बोलते हैं। तो एक ये मतलब चीज है जो मिलती है। उसके बाद नेशनल लैब्स होती हैं। नेशनल लैब्स में जितने भी मोस्टली पीएचडी होल्डर्स को हायर किया जाता है, क्योंकि नेशनल लैब्स रिसर्च कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसमें जा सकते हैं या फिर इंडस्ट्री में जा सकते हैं। मतलब एकेडमिक में तो यही है, मोस्टली रिसर्च ही है। जो मेरा भी करंट जॉब है वो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ कंप्यूटर साइंस है भी नहीं। ये है एसपीआर बोलते हैं, स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, और उसमें दे आर ट्राइंग टू वर्क फॉर अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम विच इज लाइक क्रिमिनल जस्टिस, उसको उस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द गन वायलेंस इन सर्टेन सिटीज। करेंटली शिकागो पे बेस्ड है ये प्रोजेक्ट। तो उसके लिए अगर हम रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, रियल लोगों के साथ करेंगे, तो बहुत रिसोर्सेज जाएंगे। इस वजह से वी आर बिल्डिंग मॉडल्स दैट कैन सिमुलेट द होल थिंग। अगेन रिसर्च है, लेकिन स्टिल इट्स ट्राइंग टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो ये जॉब भी मिल सकता है, मतलब ये एक तरीका भी है एकेडमिया में रहने का। मैं पोस्ट डॉक भी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ मैं एक डेटा साइंटिस्ट, लीड डेटा साइंटिस्ट हूँ। तो आई एम काइंड ऑफ वर्किंग ऑन अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, बट द स्केल इज स्मॉलर। मतलब इट्स नॉट दैट स्केल कि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा या फिर जो, इट्स अ जिसका सोल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे हैं। That's it. तो इसमें यह है कि इंटरवेंशंस अगर हम अप्लाई करेंगे तो गन वायलेंस कैसे रिड्यूस हो सकता है, वी आर सिमुलेटिंग द होल थिंग। ओके, तो एक और चीज पूछ रही थी। लेट्स से मे बी आपको बताओ कि लेट्स से कोई अगर पीएचडी बीच में छोड़ देता है तो फिर उसका क्या, आपके अगर आसपास कोई एग्जांपल हो तो फिर वो क्या करता है? तो अगर आपने पीएचडी बीच में छोड़ा है तो आपका एक, आप जॉब ढूंढोगे या फिर जो भी करना है। अगर आपने पीएचडी इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपको एकदम डिफरेंट फील्ड में जाना है, तो वो भी मैंने देखा है कि लोगों ने वो फील्ड में पीएचडी छोड़ के फिर उन्होंने एकदम डिफरेंट फील्ड में चले गए। या फिर आप जॉब करने के लिए जाओगे कि
ठीक है, मतलब मेरे को ये नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है, मेरे को सूट नहीं कर रहा, तो फिर मैं जॉब करने के लिए चला गया। लेकिन द थिंग इज कि यू हैव मेड अ कमिटमेंट राइट विथ योर एडवाइजर कि हम काम करेंगे, तो जो डिसीजन है छोड़ने का वो भी म्यूचुअल होना चाहिए, नहीं तो एडवाइजर के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं। अब मैं क्यों बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जॉब में रिकमेंडेशन वही देने वाले हैं कि आपने उनके साथ क्या काम किया था, क्योंकि मोस्ट रिसेंट काम आपने उन्हीं के साथ किया है। तो वो डिसीजन भी आई वुड से कि बहुत अच्छे से के साथ बात करके कि क्या रीजन है आपका छोड़ने का, ये अच्छे से डिस्कस करके आप निकलो, तो वो भी चलता है। अगर नहीं हो रहा तो जबरदस्ती 4 साल और खींचने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट्स गोइंग टू गो ऐसे नीचे ही जाने वाला है पूरा ग्राफ। तो इससे अच्छा है कि आप छोड़ के निकल जाओ अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे ना एक नॉर्मल वर्ड्स में, जैसे बहुत ही एक सबसे आसान शब्दों में आप मुझे ये बता दो कि अगर कोई बच्चा है या फिर कोई ऐसा इंसान है, कोई भी इंसान हो, बच्चा भी नहीं, कोई भी इंसान हो जिसको समझ में आ जाए कि एमएल और एआई क्या है और उसको इसमें इंटरेस्ट आ जाए कि मुझे क्या करना है, या फिर आपकी जो पोजीशन है, आपका जो काम है डेटा साइंटिस्ट का, वो क्या है, मतलब उसी के साथ उसी में बता दीजिएगा एमएल एआई डेटा साइंटिस्ट या ये सारे काम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें लोगों को लगे कि अच्छा ये है, मुझे ये करना है, मुझे भी जानना। तो मैं ये बोलूंगी कि बहुत वास्ट है, मतलब मैं ऐसे आसान शब्दों में बताना मुश्किल है, बहुत वास्ट है। क्योंकि जब आप एआई एमएल की बात कर रहे हो, तो क्योंकि मेरा रिसर्च का भी एक्सपीरियंस है, तो अगेन एक चीज ये भी हो जाती है कि आप फंडामेंटल्स बिल्ड करने की बात कर रहे हो। आप एआई टूल पे काम करना चाहते हो, आप उसे बिल्ड करना चाहते हो, और एक दूसरा चीज है कि उसको यूज करके कुछ और नया बनाना चाहते हो। तो ये दोनों चीजें होती हैं। अगेन आप एआई किस लिए यूज कर रहे हो, जो क्रिएटिव स्पेस में अब एआई गाना भी बनाने लगा है, मूवीज बनाने लगा है, वीडियोस बनाने लगा है, तो आप उसको यूज करके कुछ और करना चाहते हो। या फिर कोडिंग के लिए अगर मैं बोलूंगी, तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या फिर डेटा साइंटिस्ट हैं, तो जो टूल्स जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डेटाब्रिक्स यूज करते हैं, गिटहब यूज करते हैं, तो उसमें को पायलट्स ऐड हो गए हैं जो आपको हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग में, कि अगर कुछ एरर आ गया है देन दे गिव यू यहाँ पे ये एरर है, आप उसको ठीक कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको एआई टूल्स बनाने हैं, आपको उनके फंडामेंटल्स में काम करना है और बेटर एआई मॉडल्स बनाने हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स आया, उसके ऊपर चैट जीपीटी बना, तो आप ट्रांसफॉर्मर कोई और अलग एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, या फिर चैट जीपीटी यूज करके कुछ और बनाना चाह रहे हो, तो बहुत वास्ट है। सिर्फ ये भी नहीं है, इसके अलावा रीइंफोर्समेंट लर्निंग करके भी चीज होती है, आप उस पर चाहते हो। आगे एआई कम्स इन रोबोटिक्स एज वेल, तो आप रोबोटिक्स पे काम करना चाहते हो, तो काम कहाँ करना चाहते हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब जगह एआई चल सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि इंटरेस्ट कहाँ पे है, एंड अगर वो इंटरेस्ट समझ में आ गया तो उसमें आप काम कर लोगे। मतलब एक बार समझ में आ गया कि करना कहाँ है, कहाँ करना है, तो उसमें काम कर लोगे। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, मतलब कोर्सेरा में अवेलेबल है, इवन यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें समझ के आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड आजकल तो ये भी हो गया है कि अगर आप बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप किसी भी एआई टूल को बोल दो कि मुझे ये एप्लीकेशन बनानी है, तो वो बना के दे देगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसमें गलतियां कहाँ हैं। तो वो आपके इतने फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए, इसलिए वो कोर्सेज सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ गलत दिया है इसने मुझे, कहाँ सही दिया है, कहाँ एथिकल है, वो भी देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें मैं क्या ट्वीक करूँ। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे इमेजेस किसी मॉडल को दिए हैं, लेकिन मैं एक इमेज पे ज्यादा फोकस कर, तो कौन से पैरामीटर्स ट्वीक करूं कि वो उस इमेज पे ज्यादा फोकस करे। तो ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि सीधा जाके कोई भी एआई टूल से तुम अपना एप्लीकेशन बनवा लो, थोड़ा तुम्हें फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए, नहीं तो डेंजरस चीजें हो सकती हैं, मतलब काफी गलत चीजें भी हो सकती हैं। एक ही बात हो रही थी, जैसे एआई एक जनरल क्वेश्चन आता है जिसपे कई लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ है कि एआई इज कमिंग फॉर आवर जॉब्स या फिर कि इट्स गोइंग टू हेल्प इन अवर जॉब्स। तो ये सारी दो चीजें हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन, मैंने जितने लोगों से बात की है या फिर जितने भी एक्सपर्ट है जो बोलते हैं कि वो हमारी जॉब के लिए नहीं आएगा, वो उनके लिए आएगा जिन्हें एक्चुअल में एआई का होल्ड नहीं है, तो मे बी उन्हें रिप्लेस कर दे। मतलब ये तो मैं दूसरी की बात कर रही हूँ, और जनरल बात ये है कि इट्स नॉट गोइंग टू कम फॉर अवर जॉब्स, इट्स गोइंग टू हेल्प अस एंड मे बी हमें इवॉल्व करने में मदद करे। बट जो लोग इस पे काम ही कर रहे हैं, लाइक जो आपकी फील्ड है, जो एआई पे काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ किस लेवल तक जा सकती है, अगर मैं आज आपसे पूछूं तो इन इंडस्ट्री में भी, लेट्स से इन इंडस्ट्री या फिर एकेडमिक, किसने भी बता दो कि ये जाके ये सैचुरेशन पॉइंट पे आएगा कि इसकी
ग्रोथ अभी आ, ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ये इसकी सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है या फिर आएगा इन कमिंग डेज? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पर्सनल ओपिनियन ये है कि सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है अभी। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो ऐसे फैसिनेटिंग लगते कि अरे भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प। मतलब मैं ये बोलूंगी कि जैसे ये जो क्वेश्चन था कि एआई इज कमिंग फॉर आवर जॉब्स या एआई इज जस्ट कमिंग टू हेल्प अस, ये दोनों चीजें हैं। तो आई वुड से द लैटर, इट्स नॉट कमिंग फॉर आवर जॉब्स, इट्स इज गोइंग टू जस्ट हेल्प अस। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारे एआई टूल जो भी कोडिंग कर सकते हैं, ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिप्लेस हो जाएंगे या कोडर्स रिप्लेस हो जाएंगे, बिकॉज रिव्यू करने के लिए भी तो कोई चाहिए। गुड पार्ट इज कि सारा काम जल्दी जल्दी हो रहा है, जो 6 महीने में होता था वो शायद 2 महीने में होने लगा है। लेकिन रिव्यू करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही चाहिए, उसको सही करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही चाहिए। क्रिएटिव स्पेस में देखा जाए तो इमेजेस बन रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी तो अभी भी नहीं है। मतलब जो एक्टर सिंगर्स हैं वो कुछ भी ओरिजिनल अभी भी बना सकते हैं, एंड द थिंग दैट दीज टूल्स आर क्रिएटिंग आर स्टिल अ मिक्स, अ मिरर ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन। एंड क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था मतलब क्वेश्चन वही था कि आपके जो जॉब्स है लाइक इस ये तो है ही, आपकी जो जॉब है जो लोग एआई में काम कर रहे हैं तो उनका कमिंग ईयर्स में सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा या फिर ये भी अभी इसका कोई दिख ही नहीं रहा है ये कोई सैचुरेशन, इट्स गोइंग टू बी गेट बिग एंड बिग, मतलब बहुत दूर तक जाना। मतलब अभी तो ऑब्वियस अभी तो चल रहा है काम, अभी तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैं कमिंग ईयर्स में इज गोइंग टू गेट सैचुरेटेड या फिर ये इसका कोई पॉइंट अभी दिख नहीं रहा है, लाइक एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि लेटेस्ट इन्वेंशंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो लेटेस्ट इन्वेंशन था जिसने पूरी काया पलट कर दी, जब मैं पीएचडी करने गई थी तब एआई का कुछ अलग ही रूप था, अभी कुछ अलग ही रूप है। वो एक पेपर जो था अटेंशन इज ऑल ट्रांसफॉर्मर्स वाला, उसने काया पलट करी है। तो वो आया इस वजह से इतने सारी डेवलपमेंट्स हुए हैं, इतनी जल्दी जल्दी हुए, एक अमेजिंग स्पीड पे हुए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिर से कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा तो फिर से और चीजें होंगी। तो सैचुरेशन पॉइंट तो नहीं बोलूंगी, एक लोकल मैक्सिमा बोल सकती हूँ, वो शायद है, लेकिन उस पर भी अभी काम चल रहा है। वो मैक्सिमा भी बन रहा है, अभी वो बन के नीचे नहीं आया है, वो बन रहा है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा फिर से इन्वेंशन हो जाए, फिर से कोई डिस्कवरी रिसर्च पेपर आ जाए, या फिर लैब्स पे या इंडस्ट्री से याद जाए कि यार ये भी एक बढ़िया सोल्यूशन है, जो अभी तक प्रॉब्लम्स दिख रही थी, फिर से बूम होगा, ऐसा अगेन पर्सनल ओपिनियन है। ओके ओके, सो एआई तो एआई एज अ न्यू गॉड, गॉड तो है, कई लोग के लिए गॉड है भाई, काम चलता है हमारा, कई लोग तो आजकल पूजा भी करने लगे हैं, मतलब ऐसे वीडियोज आते हैं। बट मैं बात कर रही हूँ जिससे लोग थोड़ा भाई जॉब तो फिर भी ठीक है, लेकिन हमारा जो सबसे वो सिनेरियो जो हमने बना के रखा हुआ है कि एआई कॉन्शियसनेस ओवर ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ओवर पावर कर देगा, जिसका भी हमने कई बार डिस्कशन किया है। बट भाई एआई इज ए न्यू गॉड, यानी कि उनका जो कॉन्शियसनेस है वो ह्यूमन को हम उसे डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो इस पे क्या आपके यहाँ पे डिस्कशन होता है आपकी कम्युनिटी में, जो डेटा साइंस के या फिर जो वहाँ पे जो लोग हैं भाई जो एआई पे काम करते हैं, बेसिकली जो एकदम बेसिक लेवल पे काम करते हैं, वो भी इस पर डिस्कशन करते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आती हैं कि ऐसा चलता है, मतलब अब मैं इस पे नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें भी आती है कि इट्स नॉट सेफ जिस तरह पे चीजें चल रही हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम तो यार हम एज अ प्रोडक्ट एंड पे हैं, हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, बट एक कम्युनिटी है, यानी कि जो रिसर्च कर रही कम्युनिटी, यानी जो आप लोग की कम्युनिटी है, प्रोफेसर वही हैं, वो आपस में बात करते होंगे। तो मैं कह रही हूँ कि एज अ प्रोफेसर हु इज वर्किंग ऑन दैट, जैसे आपने ये भी बोला कि चेंज हो गया ना 5 साल, मतलब जितने टाइम आप एंटर किए और जब आप निकले तो वो पूरा चेंज हो गया, वो दुनिया ही चेंज हो गई, दुनिया ही बदल गई। तो वो जो प्रोफेसर्स होते हैं या फिर जो उस पर काम कर रहे होते हैं ना, उन्हें आइडिया होता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्हें पता होता है कि ये चीज कितनी बड़ी जा सकती है। थोड़ा बहुत पता तो किसी को नहीं है क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, तो टीवी नहीं मूवीज में दिखा था सॉरी।
तो जैसे मूवीज में भी दिखाता है कि अच्छा उन्हें पता चल गया है तो कौन की क्या होने वाला है, तो मैं उस लेवल पे थोड़ा पूछ रही हूँ कि कोई आपके में कोई ऐसा डिस्कशन हुआ हो, या फिर कुछ कोई ऐसा प्रोफेसर या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने बहुत साल रिसर्च की हो, जिससे पता हो कि ये किस डायरेक्शन में जा सकता है, वो इतना डेंजर है जितना हमने थोड़ा बहुत बना के रखा है ओवर पावर वाला, वो होगा या नहीं होगा, या फिर उसके पास इतनी पावर है नहीं जितना हम लोग ने बना के रखा है? मेरी बहुत डीप डिस्कशन इस बारे में किसी प्रोफेसर के साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन इन जनरल सबके साथ होता रहता है सब, क्योंकि एआई इज द न्यू हॉट टॉपिक, तो सबके साथ होता रहता है। तो लेकिन जब मैं निकली तब भी फैसिनेटिंग चीजें आ रही थी कि हम वी वर ऑल इन ऑ कि अरे वाह, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, इतनी जल्दी जल्दी आ रही थी। एनीवेज, तो वो वैसे नहीं हुआ, लेकिन इन जनरल ऐसे डिस्कशन होता रहता है। एंड वही मैं बोल रही थी कि उसी की वजह से दो कम्युनिटीज और हैं। एक है इंटरप्रेटेबल एआई, कि जो हो रहा है उसको हम इंटरप्रेट कर पाए, क्योंकि जनरली ब्लैक बॉक्स की तरह न्यूरल नेटवर्क्स आए थे, पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, क्या बायसनेस से सीख रहा है, कौन से नॉइज से सीख रहा है, किससे सीख रहा है, वो समझ नहीं आ रहा था। तो अभी वो इंटरप्रेटेबिलिटी पे काम चल रहा है। दूसरा है एथिकल एआई में क्या होता है कि व्हाट यू आर फीडिंग, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर फीडिंग, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एंड जिसका डेटा यूज किया जा रहा है उसकी परमिशन भी होनी चाहिए। ये सब चीजों पे भी काम चल रहा है। तो अगर रेगुलेशंस के साथ एआई में एवोल्यूशन आता है तो आई डोंट थिंक कि मतलब इतना डरने की बात है या फिर इतना वो करने की बात है, तो इसलिए इस पे भी काम चल रहा है। तो यही मेरा मानना है कि मतलब इन सबके साथ जो फाइनल प्रोडक्ट रहेंगे वो अच्छे ही रहेंगे। अभी थोड़ा सा है डाउट मन में कि क्या हो क्या रहा है और कुछ हो सकता है। आई को अभी रिसर्च वालों को भी समझना आ गया वो कह रहा है। हाँ, कि हो क्या रहा है, वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि इतना वास्ट है, इतना इजीली चीज हो जा रही है स्पेशली न्यूरल नेटवर्क्स के साथ, कि समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये भी हो गया। लेकिन जो पीछे का चीज है, जो एक्चुअली जो मैंने बोला एथिकल चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ऑटोनोमस व्हीकल्स होता है, कि उसमें ये सबसे ज्यादा प्राइम एग्जाम्पल है जो सबको पता होता है, इसलिए मैं एथिकल है क्या है। जब जो कार है या जो ऑटोनोमस व्हीकल है जिसके अंदर एआई फिट है, वो सेल्फ ड्राइविंग हो रही है उसमें, तो सामने अगर एक जानवर आएगा, ह्यूमन आएगा, तो क्या करेंगे? तो जो ह्यूमंस होते हैं उनका डिसीजन लेने का तरीका जो होता है, वो मशीन को कैसे सिखाया जाए एथिकली, वो क्या डिसीजन लेना चाहिए, मतलब सबके लिए वो एथिक्स अलग अलग भी होता है। तो उसकी भी क्लासेस होती हैं कि क्या सीखा, उस पर रिसर्च करें, उस पर फंडामेंटल समझ, वो सोशियोलॉजी लेके, वो सारे जो ह्यूमंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको लेके फिर वो काम करते हैं। तो काम लगातार चल रहा है, लेकिन अभी भी चीजें हैं कि डेटा कहाँ से जा रहा है, हमारा डेटा कहाँ से चुराया जा रहा है, किधर जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स अभी एग्जिस्ट कर रही हैं। आई थिंक वो शायद टाइम के साथ बेटर हो जाए, या फिर नहीं हुई तो नहीं करेंगे। इसको इतना ही रखते हैं। आई होप हम मे बी इस पे अगर और बात करनी होगी तो हम कोई और सेशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस पे जाते हैं कि जो इंडिया से लोग बाहर जाते हैं ना, उनमें से कई लोग का रहता है कि उन्हें वापस आना है, पर वो वापस नहीं आ पाते फॉर मेनी रीजंस। तो लेट्स से कि अगर कोई बाहर पढ़ने जा रहा है तो एक फाइनेंशियल जो सीन बनता है, तो उनका क्या सीन होता है कि क्या विद प्रोसेस ऑफ कॉलेज, लेकिन कई जैसे मेरी एक और बात हो रही थी, मेरे भैया उनसे भी बात हो रही थी जिनका मैंने पॉडकास्ट भी लिया था, उन्होंने भी बताया था कि आप अपने कई बार आप अपने फाइनेंस को वो करने के लिए, हेल्प करने के लिए आप जॉब्स करते हो। मतलब वहां पे जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं वो करते हो। समटाइम आपका वो काम कर जाता है, कभी आपको लगता है कि अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम एज ए इंडियन स्टूडेंट जो हम भले ही कितना भी कह ले कि हम उस लेवल पे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ने में ही ज्यादा ध्यान रहते हैं, वो जॉब नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की लाइफस्टाइल हमारी रहती है, भले कितना ही बहुत ही ज्यादा लोअर हो तब में भी हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस, या फिर मैं वो कहते हैं मीडियम लेवल में जो होता है, एटलीस्ट मीडियम लेवल तक जो बच्चा होता है वो पढ़ाई पे ही रहता है। मैंने दो चीज एक्चुअली मिक्स कर दी है, मैं अच्छे से पूछ लेती हूँ कि फर्स्ट चीज ये है कि अगर कोई पहले जा रहा है एंड फाइनेंस के लिए,
तो वो जॉब्स करता है, तो वो कितना अफेक्ट करता है, या फिर वो उसको हेल्प करती भी है चीजें या नहीं। सेकेंड, अगर आपको वापस आना है तो क्या आप उतने फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हो इन द टाइम पीरियड ऑफ कॉलेज, या फिर मान लो 1-2 साल कॉलेज, 1-2 साल जॉब, क्या वापस आ सकते हो उसको पूरा कवर करके, या फिर टाइम लगता है? लाइक अगर आप एक बार चले गए हो तो आपको शायद वो फाइनेंस सेटल करने में टाइम लग जाएगा, ये सोच के जाओ। मतलब मैं इस तरह से पूछ रही हूँ कि फाइनेंस में भी द इशू जिसकी वजह से शायद आप वापस ना आ पाओ अगर आप उतने अच्छे फैमिली उससे नहीं आ रहे हो। अगर मैं समझा पाई हूँ, वरना मैं दोबारा पूछ लूंगी। नहीं समझा पाए तो ये जो जितने मेरे फ्रेंड्स थे जो मास्टर स्टूडेंट्स थे, मोस्ट ऑफ देम लोन लेके आए थे इंडिया से। ओके। एंड यहाँ पे जैसे मास्टर स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगी कि एक चीज है कि आपको भी टीचिंग असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप, ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप मिल सकती है। एक टाइम के बाद, 1 सेमेस्टर के बाद, 2 सेमेस्टर के बाद, 3 सेमेस्टर के बाद, सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए, 2 सेमेस्टर, इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, ऑन लाइक व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस आर अवेलेबल। तो वो मिल सकती है, वो हेल्प भी मिल सकती है। तो लेकिन जो जनरली, अगर मैं वो असिस्टेंटशिप्स को हटा दूं, अमेरिका की बात कर रही हूँ क्योंकि बाकी कंट्रीज में अलग रूल्स हैं, तो यहाँ पे एक ये रूल है कि यू कैन नॉट वर्क आउटसाइड ऑफ द कैंपस, तो यू हैव टू जॉब विच इज इन इन द कैंपस, इन यूनिवर्सिटी। तो and also there is and you can only work 20 hours per week when you are a student। तो वो चीजें कंसिडर करके मुझे ऐसा लगता है कि वो जॉब से जो जिस तरीके की जॉब्स मिलती हैं उससे सिर्फ आपका खर्चा चल सकता है। इवन ट्यूशन फीस भी नहीं दी, ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा। तो कॉलेज लाइफ में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप इतने फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ कि आप वो लोन के साथ वापस आ जाओ। एंड वो लोन इतना बड़ा होता है कि उसे इंडिया में रह के चुकाना काफी मुश्किल होता है। तो फिर वो आप क्या करोगे कि आप कॉलेज के बाद आप जॉब देखना शुरू करते हैं। एंड जॉब करने अब भी डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर गेटिंग, स्ट्रीम यू आर इन, उसके की सैलरी होती है, तो उसमें भी वैरी करता है कि कितना टाइम लग जाएगा वो फाइनेंशियली सेटल होने में। एंड देन कम्स ऑल काइंड ऑफ वीजा थिंग्स कि इसके लिए मुझे इतने साल यहाँ पे रहना है, या इसके लिए मैं इतने साल ये करती हूँ, फिर ये कर सकती हूँ। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा टाइम, इवन दो उन्हें वापस आना है, लेकिन फिर भी वो इतना टाइम स्ट्रेच हो गया क्योंकि वो इसलिए मतलब एकदम सारा पैसा सर पे, मतलब लोन लेके वापस नहीं आना चाहते हैं, सब चुका के, एंड उसके बाद और फाइनेंशियली सिक्योर होके आना चाहते हैं। लोन चुक गया तो सब खो गया। यू ऑल्सो वांट टू हैव सम काइंड ऑफ सेविंग्स। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। मतलब आई वुड से, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस चीज से गुजर रहे हैं अभी, तो बहुत सारे लोग के लोन रिपे हो गए हैं, अब वो अपना फाइनेंशियली खुद को सिक्योर कर रहे हैं, सेविंग सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम क्योंकि यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग उतना खर्चा भी होता है। तो यू कैन नॉट रियली सेव एवरीथिंग, यू कैन ओनली सेव अ परसेंटेज ऑफ व्हाट यू आर अर्निंग। तो इस वजह से टाइम लगता है। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है जो वापस गए हैं एंड दे आर डूइंग, मतलब जो भी उनके रीजंस रहे हो, वो वापस गए हैं एंड नाउ दे आर सेट काइंड ऑफ सेटल्ड है। मतलब एक कुछ प्रोफेसर्स भी हैं वहाँ पे, जो मेरे पीएचडी के फ्रेंड्स थे वो वहाँ पे प्रोफेसर्स भी बन गए इंडिया में, और कुछ लोगों ने अगेन इंडस्ट्री चुना है। तो फाइनली वो चीज़ हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन, वो डिसीजन मुश्किल होता है, वो लेना, उसको उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वापस जाएंगे, लेकिन उसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे सब छोड़ के फिर वहां जा रहे हो। तो यू हैव अ लाइफ हियर, उसको छोड़ के वहां जा रहे हो, वहां से आए थे अब यहाँ से जा रहे हो, तो सेम प्रोसेस पूरा फिर से करना मुश्किल होता है। तो अपनी कंपनीज होती है, एक फाइनेंस भी होता है और एक खुद का एक कंफर्ट लेवल भी होता है कि आप फिर आप शायद जाना नहीं चाहते। तो दोनों चीज आपको आना चाहते भी हैं, लेकिन वो छोड़ के, मतलब जैसे होता है एक फ्लो में चल रही है जिंदगी, उसको छोड़ के फिर ये डिसीजन लेके फिर वहां जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जाना भी चाहते हैं तो, लेकिन ठीक है चल रहा है, चल रहे थे, ऐसे 2-3 साल और निकल गए। तो ये भी होता है। ओके। तो यानी कि आपको ये चीज थोड़ा ध्यान में रख के जाना चाहिए। पीएचडी आफ्टर, पहले तो पीएचडी मुझे बता दीजिए, पीएचडी में जैसे आपने बोला कि आप जॉब करते थे रिसर्च वगैरह, उसमें आपको कितना रेम्युनरेशन मिल जाता था? लाइक आपकी स्टाइपेंड कितनी होती थी, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल टू टेल? तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पूछना है कि इस पूरे प्रोसेस में आप कमा कितना सकते हो, लाइक हाउ कैन यू मोनेटाइज योर स्टफ, एंड आगे के जाके आप कितना सोच सकते हो कि इतनी मेरी सैलरी होगी।
तो इन 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 द प्रोसेस ऑफ पीएचडी आपको, अगर आपको असिस्टेंट वाली जॉब करते हैं तो आपकी स्टाइपेंड कितनी होती है, एंड आफ्टर दैट लेट्स से इन मीडियम लेवल एंड नॉट दोनों, मतलब जो मीडियम वाला, तो आपको रिसर्च मतलब एकेडमिक में कितनी सैलरी मिल सकती है एंड इंडस्ट्री में कितनी मिल सकती है, आप मीडियम बता सकते हैं। तो मतलब मैं पीएचडी के टाइम का बता रही हूँ, लेकिन पीएचडी में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे इंडिया में है कि आप अगर मुंबई में है तो आपकी सैलरी सेम पोजीशन के लिए डिफरेंट होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे खर्चा ज़्यादा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, इफ़ यू आर इन अ सिटी जहाँ पे खर्चा ज़्यादा है तो आपका स्टाइपेंड भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा होगा। अब इफ़ यू आर इन अ सिटी जहाँ पे खर्चा कम है तो उसका स्टाइपेंड भी अकॉर्डिंग थोड़ा कम होगा। लेकिन मैं ये विदाउट गिविंग एनी रेंज, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा वेरी करती है, मैं ये बोलूँगी कि पीएचडी में अगर ट्यूशन वेवर मिला है, कभी कभी ट्यूशन वेवर नहीं मिलता है, तो ट्यूशन वेवर मिला है, आपको सिर्फ टैक्स पे करना है, जितना ट्यूशन देना था उस पर जो टैक्स लगता है सिर्फ उतना पे करना होता है। तो वो, और जो आपका खर्चा है, रहने का खर्चा और इधर उधर जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब खर्चा वो पीएचडी के स्टाइपेंड से निकल जाता है, असिस्टेंटशिप से निकल आता है। लेकिन जो बाकी ऑन कैंपस जॉब्स हैं उसका मैं नहीं बोल सकती कि मतलब उससे कितना मिलेगा, क्योंकि वो मैंने किया नहीं, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है उसमें, मैं ये बोलूँगी। तो असिस्टेंटशिप में आपका खर्चा चल जाएगा, उसके लिए आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बताती हूँ। एंड उसके बाद जो मैंने बोला कि जैसे एकेडमिया में जा सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज, बहुत ही ज़्यादा बड़ी रेंज है। आपको मतलब बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है एंड कम भी मिल सकता है। तो वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में जा रहे हो, किस पोजीशन में जा रहे हो। जैसे फॉरेन कंपनीज होती हैं, अगेन वो बहुत ज़्यादा आपको सैलरी देंगी, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन से लेवल पे जा रहे हो। एंड जो एकेडमिया है पैसा मिलेगा, उसमें कम सैलरी मिलेगी, तो पोस्ट डॉक की सैलरी कम होती है। इसलिए मैंने बोला कि रिसर्च में वही लोग जाएं जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है। But then there are other things as well. You are also getting grants. You can also pay yourself with those grants. You have to give the reasoning कि आप वो ग्रांट से आप अपने आप को क्यों पे करो, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, एडवाइजर बन जाते हो, रिसर्च लैब्स में काम करते हो। रिसर्च लैब्स में भी जनरली ज़्यादा पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू मतलब एकेडमिया पोस्ट डॉक्स। तो रिसर्च लैब्स में भी पोस्ट डॉक्स जाते हैं, उनको जनरली ज़्यादा पैसा मिलता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है। रिसर्च में पैसा है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या काम कर रहे हो एंड कैसे, कहाँ कर रहे हो, कितने ग्रांट्स लेके आ रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग और ग्रांट्स भी आएंगी। तो ये सारी चीजें वो फैक्टर वहाँ करती हैं। और इंडस्ट्री में आगे सेम चीज, कहाँ काम कर रहे हो, मतलब किस लेवल पे काम कर रहे हो, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, तो बहुत बड़ी रेंज है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है अंकित, तो इसको हम यही रखते हैं। हमने आपका बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से बताया सारी चीजें। आई एम रियली होप कि जिनको सच में इसके बारे में जानना हो उन्हें थोड़ी भी हेल्प हो। एंड अगर कोई चीज छूट गई है, होपफुली टाइम मिला तो हम फिर से वो सेशन में आपसे जरूर पूछेंगे। बट स्टिल फॉर दिस पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रश्मि फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज ग्रेट। मेरे को पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे चला गया, कोई मेरा टाइम नहीं है, बहुत मजा आया मुझे बात करने में। तो अगर फिर से करना हो, कोई भी चीज रह गई हो, तो आई विल बी रियली हैप्पी टू कम अगेन। कॉलेज में क्या था कि फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज रियली ग्लैड कि तुम मेरे साथ में थी, बिकॉज एक सपोर्ट रहता है। इवन दो आई वाज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माय माइंड कि अरे यार कहाँ पे, या फिर मतलब अच्छा नहीं मिला। इवन दो द कॉलेज वाज गुड, कॉलेज की बहुत ज़्यादा मेमोरीज नहीं है। मेरी कॉलेज की वो मेमोरीज हैं जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई हैं, और मैंने उस टाइम पे स्कूल फ्रेंड्स के साथ बिताई है। तो वो मेरी ज़्यादा मेमोरीज हैं। देन दैट मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कुछ याद नहीं है कॉलेज के बारे में। तो मुझे याद है कि आप मुझे एक बार बता रहे थे कि आप लोग शायद कहीं बैठे होंगे, कोई ग्रुप होगा, कोई डिस्कशन हो रहा होगा, तो उसमें कुछ लोगों ने जो इंडिया से ही थे, दे स्टार्ट पुटिंग डाउन इंडिया इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। ऐसे लोग आज भी है?
बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये इंस्टेंस मे बी इंडिया में भी बहुत होते हैं, जो जो इंडिया में लोग कहते हैं, लेकिन हमें इंडिया में उतना बुरा नहीं लगता है। इस मोल कि आप अपने घर की बुराई घर पे कर रहे हो। जब कोई बाहर जाके ऐसे बोलता है तो थोड़ा बुरा लगता है, स्पेशली फॉर दोज हु लव देयर प्लेस। वो तो क्या होता है ना कि यहाँ पे जो इंडियंस आते हैं वो मैं ब्रॉडली उनको कैटेगराइज कर सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ पता नहीं, कर देती हूँ। तो उसमें एक कैटेगरी ये है उन लोगों की जो यहाँ आने के बाद उनको वहाँ का सब बुरा लगने लगता है। तो तो वो एक कैटेगरी है, मतलब उनके कुछ हो सकते हैं, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हो या जो भी ऐसे रहो, क्योंकि तब तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब मेरे को लगता है कि ठीक है, हर किसी के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, उस हिसाब से उनके ओपिनियंस फॉर्म होते हैं। तो एक वो कैटेगरी है जो बोलती है कि यार ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, या पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, या पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी ये भी है जो जो एकदम ऑपोजिट है इनकी, मतलब वो यहाँ पे हैं लेकिन दे आर सो रूटेड कि वो यहाँ एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एकदम ऑपोजिट कैटेगरी भी है कि वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड दे अल्टीमेटली डिसाइड टू गो बैक। उसके अलावा एक कैटेगरी ऐसी आती है जो जो डेली स्ट्रगल कर रही है कि यार मेरे को, मतलब वो काइंड ऑफ क्राइसिस रहता है कि यार इंडिया में ये अच्छा है, कल मतलब कल्चर है, कम्युनिटी का सेंस है, टुगेदरनेस है, इमोशनल सपोर्ट है, बढ़िया है, सब कुछ पहले ऐसे है। फिर यहाँ पे लगता है अरे यार यहाँ पे वर्क कल्चर सही लग रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, यहाँ पे मतलब काम की वैल्यू हो रही है, या फिर मतलब उतना स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि इंडिया में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं और उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं या करना पड़ता है कभी कभी कि सारे इतने सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, कम रिसोर्सेज हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, अगेन मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, तो फिर उतना स्ट्रगल है यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का प्रोपोर्शन ठीक है, तो स्ट्रगल नहीं होता है। तो आपको ये भी लगता है कि यार यहाँ पे भी सब ठीक है, फिर लगता है कि यार वहां पे ज्यादा सही है, फिर लगता है यहाँ पे ज्यादा सही है, उसी में अटके पड़े रहता है। वो मेरी कैटेगरी है जिसमें मैं रहती हूँ। और उसके बाद एक कैटेगरी ये भी आती है उन लोगों की जो जो बहुत पहले आ गए हैं, जिनके बच्चे अभी यहाँ पे मतलब सेकेंड जेन इमिग्रेंट्स हैं और वो कॉलेज वगैरह यहाँ पे जा रहे हैं। उनका अप्रोच और भी मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में इंडिया वो 90s वाला इंडिया है, वो 2000s वाला इंडिया है। तो उनके वो जो भी बता रहे हैं वो हमने बचपन में देख लिया, वो चेंज हो गया लेकिन अभी भी वो वही बात करते हैं। तो वो भी एक कैटेगरी है। तो और फिर वो बच्चों की कैटेगरी है जो इंडिया सिर्फ कभी कभी जाते हैं, दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर एंड दे आर अमेरिकन बट लाइक देयर रूट्स आर इन इंडिया। तो वो बच्चों की कैटेगरी में दे एंजॉय बॉलीवुड, दे एंजॉय फेस्टिवल्स, बट उनको फिर भी बहुत ज्यादा पता नहीं है, देन दे हैव देयर ओन ओपिनियंस। तो ऑल यू विल सी ऑल काइंड्स ऑफ लाइक पीपल फ्रॉम दीज कैटेगरीज। एक मिथ या असम्पशन जो जैसे यहाँ के लोग होते हैं तो हम बनाते हैं कि अच्छा बाहर जाके ऐसा होता होगा वैसा होता होगा। नहीं, इंडियन पीपल अबाउट लिविंग अब्रॉड। लेकिन एक चीज, एक असम्पशन मैं तोड़ना चाहूंगी यहाँ पे, कि हम इंडिया में जब रहते हैं और अमेरिका में दिखाया जाता है तो हमें मेजर सिटीज दिखाई जाती है, हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है, न्यूयॉर्क दिखाया जाता है, मायमी दिखाया जाता है, शिकागो दिखाया जाता है। उसके अलावा भी बहुत जगह है यूएस में जो स्मॉल सिटीज हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता तो जो मेरा पीएचडी वाला सिटी था, इट वाज अ स्मॉल सिटी, टालाहासी फ्लोरिडा में है। इट्स अ कैपिटल बट इट्स अ स्मॉल सिटी। उसमें जो जो यू नो जो लाइफ ऐसे आपको टीवी में दिखेगी वो वैसी नहीं है, इट्स अ डिफरेंट लाइफ। तो यहाँ पे भी जैसे इंडिया में होता है कि हम नॉर्थ में गए तो हमें अलग तरीके का कल्चर मिलता है, साउथ में अलग, वेस्ट में अलग, ईस्ट में अलग, वैसे यहाँ जो लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या जो बिग सिटीज हैं उनका डिफरेंट कल्चर है, अप स्टेट का अलग डिफरेंट कल्चर है, स्मॉल सिटीज का डिफरेंट कल्चर है। तो वो कल्चर हमें नहीं पता, हमें बस न्यूयॉर्क पता है, मायने पता है कि भाई पार्टी की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो बस जमे जा रहा है, ऐसा नहीं है।